हेलो बच्चों। आज हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में उस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए जनन स्वास्थ्य टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीट के एग्ज़ाम्स को देखते हुए, क्योंकि हर साल इससे एक या दो क्वेश्चंस पक्का आते हैं। छोटा सा टॉपिक है, तो चलते हैं जनन स्वास्थ्य की तरफ। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि पिछले अध्याय में आपने जनन तंत्र के बारे में पढ़ा। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अच्छी तरह से कि जनन में जनन अंगों के बारे में पढ़ा था, उनका विकास पढ़ा था, उनके कार्य पढ़े थे, उनके भाग पढ़े थे, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने उसके जो इससे पहले वाले पाठ में हम लोगों ने पढ़ी थी। अब यहाँ पर आ जाता है कि अब उनसे जुड़े निकट शीर्षक जनन स्वास्थ्य बेटे, ये आ गया। जनन स्वास्थ्य के बारे में हम क्या करेंगे इस चैप्टर, इस पाठ में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जनन स्वास्थ्य अगर देखा जाए होता क्या है, तो सारा अगर हम साधारण सी बात करते हैं कि स्वस्थ जनन अंगों और उसके सामान्य प्रकारों या कार्यों से संबंधित है, ठीक है ना। तो यही क्या है, जनन स्वास्थ्य है। और इसी को WHO जो होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या बोल रहा है जनन स्वास्थ्य के लिए। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि जनन स्वास्थ्य क्या है। तो देखें, जनन के सभी पहलुओं सहित, जनन के सभी पहलुओं सहित, ठीक है ना, एक संपूर्ण स्वास्थ्य यानी कि शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा कैसा है बेटे, सामाजिक स्वास्थ्य है। ठीक है, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहार, ओके, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो ये आपको ये पहली डेफिनेशन, ये पहला क्वेश्चन आ जाता है कि WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य है क्या, ठीक है ना बेटे, यहाँ पर आ जाता है। अब इसके बाद एक प्रारूप जो दिया हुआ है आपके सामने दिया हुआ है, जिसमें सिंपल सी बात देखी है, लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से तथा प्रकृतिगत रूप से सामान्य हों, ठीक है ना, यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक तथा व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हों, ठीक है ना। जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए यहाँ पे ये महत्व है, और इसे पाने के लिए कौन कौन सी विधियाँ अपनानी चाहिए, इसकी हम क्या करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। तो पहले एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ से जो क्वेश्चन आएगा वो आ जाएगा कि यहाँ पर जनन स्वास्थ्य है क्या। तो ये वाली लाइन से आपको क्वेश्चन यहाँ पे आपके नेट में आ सकता है, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं यहाँ पर कि क्या है, यहाँ पर देखते हैं। तो विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य के एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला देश, सबसे पहला देश है यहाँ पर, ठीक है ना, जिसने क्या किया बेटे, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ये बॉडी, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया। 1951 में उन्होंने क्या करी, कार्यक्रमों की शुरुआत करी, और वो कार्यक्रम क्या था, परिवार नियोजन। ये क्वेश्चन हुआ दूसरा यहाँ से कि 1951 डेट से आपको इस चैप्टर में डेट्स याद रखनी जरूरी है कि 1951 में यहाँ पर फैमिली प्लानिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग शुरू में दिया था नाम, और परिवार नियोजन जैसी क्या करा, कार्यक्रमों की क्या करी, शुरुआत करी यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया ये, ठीक है ना। और यहाँ पर दशकों में क्या हुआ, समय समय पर इनका क्या हुआ, मूल्यांकन भी किया गया, इनका मूल्यांकन भी किया गया। कार्यक्रम का नाम बदलते हुए कुछ समय बाद क्या हुआ, ये जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, RCH बेटे, RCH नाम दिया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से, इसको के नाम से क्या है ये बेटे, प्रोग्राम क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है, देखते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ कि जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक करना, ठीक है ना, जागरूक करना, ठीक है ना, और जनात्मक रूप से स्वास्थ्य समाज को तैयार करना, अनेक सुविधाओं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो 1951, ठीक है ना, परिवार नियोजन, ठीक है ना, फैमिली प्लानिंग, ये यहाँ पर भारत ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इस तरह के कार्यक्रमों की क्या करी, शुरुआत करा, आरंभ किया, ठीक है ना, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोगों में क्या हो, उनको समय समय पर, यहाँ पर हमने बोला कि उनका एक ही उद्देश्य था कि लोगों को जागरूकता पैदा करना, किसके बारे में, जनन स्वास्थ्य के बारे में, ये पैराग्राफ में होता है। अब कैसे करना है तो उसको देखते हैं, एनसीईआरटी का पार्ट अगला यहाँ पे आ जाता है। कैसे जागरूकता पहले होगी, तो जागरूकता जो पहली होगी वो होगी कैसे, श्रव्य और दृश्य। श्रव्य हो गया सुनना, ठीक है ना, ऑडियो एंड विजुअल लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑडियो एंड विजुअल, तो ऑडियो रेडियो द्वारा हो गया, विजुअल TV द्वारा हो गया, ठीक है ना। मुद्रित सामग्री न्यूज़पेपर हो गया, आपका अखबार हो गया,
सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, ठीक है ना, जनता के बीच में क्या कर रही है, जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूक पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आ जाता है यहाँ पर। उपयुक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में यहाँ पर देखिए माता पिता का सहयोग आ जाता है, यहीं पे अन्य निकट संबंधी का सहयोग आ जाता है, शिक्षक एवं मित्रों सभी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है ना, दिया जा रहा है। आपने 12th में पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम या हम बोल रहे हैं कि मानव जनन तंत्र के बारे में सारी पहलुओं पे हम लोगों ने चर्चा करी है, ठीक है ना। तो ये किया गया ताकि युवाओं को बेटा क्या दिया जा सके, सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं में फैली भ्रांतियों पर विश्वास ना करें। विभिन्न भ्रांतियां फैली हुई हैं, ठीक है ना, तो इन भ्रांतियों को दूर किया जा सके और युवाओं में, ठीक है ना, युवाओं में खासकर युवाओं में सही जानकारी उनको क्या हो सके, मिल सके, ठीक है ना। अब क्या हो विकास विषय यहाँ करें कि वो किन चीज़ों पे विश्वास करें और कि यहाँ पर यौन संबंधित गलत धारणाओं से क्या हो सके, छुटकारा मिल सके। बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं इस जनन स्वास्थ्य को लेकर, तो उन भ्रांतियों को क्या किया जाए, पूर्ण रूप से उन पे विराम लगाया जा सके, उनको दूर किया जा सके। अब कैसे हुआ यहाँ और देखते हैं, यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर कि लोगों को जनन अंगों, किशोर अवस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित व स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोग, एड्स के बारे में जानकारी, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपल सा बेटा यहाँ पे पैराग्राफ है कि लोगों में जागरूकता किसके बारे में, जनन अंगों को, किशोर अवस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं और यौन संचारित रोगों एंड एड्स के बारे में क्या करनी है, जानकारी। विशेष रूप से किस वर्ग को, आयु वर्ग को, किशोर आयु वर्ग को ये जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है ना। जनन संबंधी जीवन बिताने में सहायक होती है, ठीक है ना। सारी जानकारी अगर मालूम है युवा को तो आगे चल के कोई विशेष परेशानियाँ नहीं होती हैं। लोगों को शिक्षित करना ये बहुत ज़रूरी है, शिक्षित होंगे तभी पढ़ेंगे, तभी वो समझेंगे। यहाँ पर विशेष रूप से बेटे यहाँ पे आ गया जनन क्षम जोड़ी। जनन क्षम जोड़ी में जिनों में जनन करने की क्षमता है, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाता है। तथा वे लोग जिनकी आयु विवाह योग है, बिल्कुल जिनकी आयु विवाह योग है उनको ये सारी जितनी भी यहाँ पर हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे उनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि स्वस्थ जीवन जो है कैसे बिताया जा सके। उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रक गर्भ निरोधक विकल्पों उनको, ठीक है ना, जो विवाह योग हैं या युवा हैं या बच्चे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि गर्भ निरोधक के विकल्प क्या होते हैं, ठीक है ना। दूसरा, गर्भवती महिलाओं की देखभाल कैसी होती है, माँ और बच्चे में प्रसव के बाद में पोस्टनेटल दिया है, देखभाल के बारे में यहाँ पे कैसे होती है। स्तनपान के महत्व क्या होते हैं, लड़का या लड़की को समान महत्व और समान अवसर जानकारी, जागरूक स्वस्थ परिवारों का निर्माण होगा। तो ये अगर हम सारी चीज़ें करेंगे तभी हम बात करेंगे कि हमारे समाज में स्वस्थ परिवारों का क्या होगा, क्या होगा बेटे यहाँ पे एक स्वस्थ जनन स्वास्थ्य जिसे हम बोलते हैं, रिप्रोडक्टिवली फिट जैसे होते हैं उनका क्या होगा, यहाँ पर निर्माण होगा। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़न जैसे यौन दुर्व्यवहार, यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में क्या होता है बेटे, जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। तो ये प्रोग्राम जो है इसी के लिए हो जाता है कि लोगों में यहाँ पर यौन दुरुपयोग यानी यौन संबंधी अपराधों, ठीक है ना, के बारे में जागरूक पैदा करने की आवश्यकता है, ताकि लोग इन्हें रोकने व जनात्मक रूप से क्या कर सके, जिम्मेदार सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं, ठीक है ना। तो ये एक जनरल सा डिस्कशन है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कैसे होता है, क्या होता है। अब आ जाता है यहाँ पर कि अगर हमको जनन स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, देखिए जनन स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रिया के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें, ठीक है ना। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास संरचनात्मक सुविधाएं नहीं होंगी तो हम ये इनको नहीं पा सकते बेटे, ठीक है ना। व्यावसायिक विशेषता, हमको इसके विशेषज्ञ हमें चाहिए होंगे, एक्सपर्ट चाहिए होंगे, ठीक है ना। भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। लोगों में जनन संबंधी समस्याएं जैसे कि सहगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोग, गर्भपात, गर्भ निरोधकों, ऋतुस्राव, ठीक है ना, संबंधी समस्याओं, बंध्यता, बांझपन आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। जितनी भी मैंने आपको भी यहाँ पे समस्याएं बताई हैं वो प्रेगनेंसी यानी सहगर्भता हो गया, प्रसव, यौन संचारित STI या STD हो गए, गर्भपात, गर्भ निरोधक, ऋतुस्राव संबंधित समस्याओं को, बंध्यता आदि के बारे में चिकित्सा सहायता व देखभाल उपलब्ध कराना है, ठीक है ना, जरूरी है। समय समय पर बेहतर तकनीकों
और नई कार्य नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए ये भी आवश्यकता है। नई नई तकनीक आ रही हैं, उनको समाज में लोगों को उसके बारे में भी जागरूक करना जरूरी है, ठीक है ना, ताकि उनके तकनीकों के बारे में लोगों को पता चल सके और वो उनका सही रूप से उपयोग कर सके। यहाँ पे आ जाता है ताकि लोगों की अधिक सुचारू रूप से देखभाल या सहायता की जा सके। जो मैंने आपसे बताया, बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उल्भेदन। उल्भेदन यहाँ पे आ गया एमनियोसेंटेसिस। क्या वर्ड आ जाता है? एमनियोसेंटेसिस, ठीक है ना, यहाँ पर होता है। अब एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एक शब्द आता है एमनियन, एमनियन वर्ड आ जाता है। और एमनियन जो होता है, आपने पढ़ा है कि भ्रूणीय परिवर्तन में एमनियन जो होता है वो भ्रूण के चारों तरफ क्या बनाता है? एक मेम्ब्रेन बनाता है। भ्रूण और एमनियन जो लेयर बनी है, स्तर बना है, उसके बीच में द्रव आ जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एमनियोटिक द्रव बोलते हैं, ठीक है ना। एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं कि एक निडल द्वारा क्या करते हैं, उस एमनियोटिक द्रव को बाहर निकाल लेते हैं। एमनियोटिक द्रव को बाहर निकालने के बाद फिर उसका विश्लेषण करते हैं कि कहीं जो भ्रूण बन रहा है उसमें किसी तरह का आनुवंशिक विकार तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। ये पता लगाने के लिए ये तकनीक काम आती थी। लेकिन इस तकनीक का क्या होने लगा? कुप्रयोग होने लगा। लोग क्या करने लगे कि यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण करने लगे। और लिंग निर्धारण होने से क्या हुआ? जो फीमेल फिटिसाइड, यानी कि जो फीमेल का फीटस होता है, उसको लोगों ने मारना शुरू कर दिया, ठीक है ना, मारना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ? समाज में सेक्स रेशो क्या होने लगा? बिगड़ने लगा, ठीक है ना। पुरुष ज़्यादा होने लगे, फीमेल कम होने लगी, मादाएं कम होने लगी। तो गवर्नमेंट ने आके इस तकनीक को क्या कर दिया बेटे? इस पे रोक लगा दी। इस तकनीक पे क्या हुआ? कानूनी रोक लगा दी, क्योंकि मादा भ्रूण की हत्या की संख्या दिन पर दिन क्या होती जा रही थी? बढ़ती जा रही थी, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपने बताया, जांच लिंग परीक्षण से वैधानिक प्रतिबंध, व्यापक बाल परिस्थिति यहाँ हो जाता है, ठीक है ना। तो इस पे वैधानिक कानूनी तौर पे क्या कर दिया गया? इस पे रोक लगा दी गई। और फिर आ जाता है कि व्यापक बाल प्रतिरक्षण, टीकाकरण, व्यापक टीकाकरण क्या होता है वो भी होना चाहिए। तो ये आपका इस पैराग्राफ में यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब आ जाता बेटा यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको बताया है, इस विधि से, एमनियोसेंटेसिस से, विभिन्न आनुवंशिक विकार जैसे कि डाउन सिंड्रोम, जैसे कि हीमोफीलिया, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, इसकी उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। जनन संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने में विद्यमान को ही बेहतर बनाने में काम करती हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है सहेली का बेटे, तो हम इसको पढ़ेंगे जब हम गर्भ निरोधक की बात करेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन की बात करेंगे, तब ये पिल्स के बारे में पढ़ेंगे, गोलियों के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा क्या है और ये क्या करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है पैराग्राफ की, यहाँ पर यौन संबंधित मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव तथा बेहतर प्रसव उत्तर देखभाल करने से माता एवं शिशु मृत्यु दर में क्या आई है? गिरावट आई है। भाई यहाँ दिन पर दिन चिकित्सीय सेवाएं क्या करती गई? बढ़ती गई। और बढ़ने से क्या हुआ? एमएमआर, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, या हिंदी में हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर दोनों में क्या हुई है? कमी आई है, ठीक है ना। लघु परिवार वाले जोड़े की संख्या बढ़ी है, ठीक है। योग संचारित की सही जांच पड़ताल तथा देखभाल, कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आदि समाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य के क्या हैं? संकेत हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हमारी जो चिकित्सा है, उसकी टेक्नोलॉजी है, वो पहले से कई गुना, कई अच्छी तरह से उसमें तकनीक आ गई है और बेहतर इलाज होने क्या हो गए हैं? आरंभ हो गए, शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पर बेटे कि यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ से ये जो पैराग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें केवल आपको डेटा याद रखना है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, कैसा है कि पहला आपका क्वेश्चन जो आता है कि वो यहाँ से लिखना है कि सन 1900 ईस्वी में, ठीक है ना, पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 2 अरब थी। ये आ गया यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यही डेटा याद रखना है। अच्छा है, ठीक है ना, यही याद रखना है आपको डेटा, ठीक है ना। जो सन 2000 में बढ़कर बेटे कितनी हो गई? 6 अरब हो गई, 6,000 मिलियन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया, हो गई। तथा 2011 में बेटे कितनी हो गई? ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, 7.2 अरब हो गए यहाँ पर, ठीक है ना। और भारत में भी देखिए, हमारी जनसंख्या जो आज़ादी के समय में लगभग कितनी थी? 300 मिलियन थी, ठीक है ना, यानी कि 35 करोड़ के आसपास थी। वो 2000 तक जनसंख्या बेटे ये बढ़कर कितनी हो गई? 1 अरब हो गई। कितनी हो गई? 1 अरब हो गई, ठीक है ना। और बिलियन से ऊपर पहुंच गई। तथा 2011 में बेटे कितनी जनसंख्या हो गई? 1.2 बिलियन जनसंख्या हो गई। तो ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, यहाँ पर करने हैं। और क्यों ये जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ी? आपके सामने है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, ठीक है ना, एमएमआर बोलते हैं, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, और इन्फेंट
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों में ही क्या हुई थी, बहुत कमी आई थी। कमी क्यों आई थी? क्योंकि चिकित्सीय जो हमारे पास यहाँ पर टेक्निक थी वो बढ़ गई थी, चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ गई थी, इसलिए मृत्यु दर में मात हो या शिशु हो दोनों की क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो ये 4 क्वेश्चन आपको डाटा से याद करने हैं, तो इसमें वैसा समझाने वाला कुछ नहीं है बेटे जो मैं आपको समझाऊं, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला फिर एक और क्वेश्चन यहाँ से आया कि 2000 ईस्वी 1 में जनगणना के अनुसार ये वृद्धि लगभग 2% अर्थात प्रति 1000 में 20 व्यक्ति प्रति वर्ष थी। 1000, ठीक है ना, कपल्स में ये कितनी थी बेटे? 20 व्यक्ति प्रति वर्ष थी। यदि इस वृद्धि की दर से हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो ये एक प्रकार की क्या है? चेतावनीपूर्ण वृद्धि है, चेतावनीपूर्ण वृद्धि है, ठीक है ना। मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव हो सकता है, जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी, संसाधन कम होते जाएंगे, तो जाहिर सी बात है बेटे समस्या थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी समस्या क्या होगी? सामने होगी। तो इसका नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? अन्न, आवास, कपड़े आदि इन सब की क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। रोटी, कपड़ा और मकान जिसे बोलते हैं, तो इन सब की लगातार क्या होगी बेटे? कमी होती चली जाएगी। तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? इस जनसंख्या की वृद्धि को काबू रखने के लिए गंभीर उपाय अपनाए जाने चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है कि इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए महत्वपूर्ण उपाय ये था कि लघु परिवार को क्या देना? बढ़ाना देना। लघु परिवार यानी छोटे परिवार को यहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है ना, और उन्हें प्रोत्साहन भी देना चाहिए। अगर कोई छोटा परिवार रखा है तो सरकार की तरफ से उनको कोई प्रोत्साहन जरूर देना चाहिए। दूसरा बेटे, गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि यहाँ पर जनसंख्या को क्या रखे? सीमित रूप में रखा जा सके, ठीक है ना। यहाँ पर संचार के माध्यम से, विज्ञापनों के साथ साथ सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर एवं पर्चे देखने होंगे जहाँ एक खुशहाल जोड़े के साथ 2 बच्चे परिवार में होते हैं। और एक स्लोगन दिया गया था बेटे, क्या दिया गया? हम दो हमारे दो। क्या नाम दिया गया था? हम दो हमारे दो, ये स्लोगन दिया गया था, ठीक है ना। एक खुशी परिवार तभी होगा जब वहाँ पे संसाधन होंगे, परिवार छोटा होगा, सबकी जो भी उनकी जो मूल आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो रही होंगी, तभी वो सुखी होगा। और परिवार जितना बड़ा होगा ये सारी चीज़ों को करना उतना ही क्या होगा? मुश्किल होगा। तो ये जनरल एक नॉलेज सी आपको है एनसीईआरटी के पहले 2 पेजों में जो मैंने आपसे डिस्कस करी, ठीक है बेटा। अब आ जाता है यहाँ पर कि यहाँ पर ये आ गया, हम दो हमारे एक नारा अपनाया। विवाह की वैधानिक आयु आपको यही याद रखनी है, 18 से 18 हो गई स्त्री के लिए, और पुरुष के लिए कितनी हो गई? 21, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, यही डेटा आपको लिखना है। जो चेंज हुआ है डेटा वो आपको नहीं लिखना है, तो ठीक है ना। तो विवाह की जो वैधानिक आयु है वो फीमेल या मादा के लिए या स्त्री के लिए कितनी है? 18 साल है, और पुरुष के लिए कितनी है? वो 21 साल है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से हो गया। जहाँ स्टार लगा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप प्लीज़ देखते चलिए जाएगा, ठीक है ना। समस्या से अब आ जाता है कि कैसे निपटा जाए। तो समस्या से निपटना है तो लघु परिवार के लिए जोड़ों को क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है ना। जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर बोला था कि अगर कोई छोटा परिवार रखा है तो उसको प्रोत्साहन भी देना चाहिए ताकि और लोग भी क्या हो सके? प्रेरित हो सके। तो ये आपने बताया, ठीक है ना। अब यहाँ पर सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले गर्भ निरोधक के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो गर्भ निरोधक नाम में है जो गर्भ को धारण होने ना दे। तो गर्भ निरोधक कैसा होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर एक आदर्श गर्भ निरोधक, ये आ गया क्वेश्चन यहाँ से। एक आदर्श गर्भ निरोधक कैसा होना चाहिए? तो देखते हैं यहाँ पे कि प्रयोगकर्ता के हितों में रक्षा करने वाला होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, जिसका कोई दुष्प्रभाव ना हो वो होना चाहिए, ठीक है ना। होना चाहिए, और अगर है तो कम से कम हो। साथ में ये उपयोगकर्ता की काम इच्छा, सेक्स डिज़ायर, काम इच्छा को कमी ना करे, ठीक है ना। प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक ना हो, मैथुन क्रिया में कोई बाधक नहीं होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। तो आपका दूसरा या जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आ जाएगा कि गर्भ निरोधक आसानी से उपलब्ध हो, उसका इस्तेमाल करना आसान हो। दूसरा बेटा वो यहाँ पर, ठीक है ना, वो प्रभावी हो, वो सबसे प्रभावी हो, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट, उसके यानी कि कोई दुष्प्रभाव ना हो, और वो उपयोगकर्ता की काम इच्छा, सेक्स डिज़ायर को कम ना करे, प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक ना हो, ठीक है ना। तो आजकल गर्भ निरोधक के साधन जैसे आसानी से उपलब्ध है। अब इसमें हमने क्या करा है? इनको वर्गीकृत किया है। तो नंबर 1 आ जाते हैं प्राकृतिक बेटे, परंपरागत हो जाते हैं। दूसरे आ जाते हैं बैरियर बेटे या रोध आ जाते हैं। तीसरे आईयूडीज आ जाते हैं,
ठीक है ना। और फिर मुंह से लेने योग्य क्या होती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां हो जाती हैं। ये टीका के रूप में हो सकता है और अंतर रोग के तथा हो सकता है। और फाइनली बेटे यहाँ पे लिखा हुआ है शल्य क्रिया, ये विधि भी हो सकती है। तो हम ये सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्या है कैसा है, मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहली जो विधि आ जाती है वो होती है कौन सी, प्राकृतिक विधि। क्या होती है, प्राकृतिक विधि। तो प्राकृतिक विधि में सबसे बड़ा यहाँ पे नंबर 1 आया, ये क्वेश्चन आपका आया कि ये हुई आवधिक संयम। बेटे क्या हुआ, आवधिक संयम। आप जानते हैं कि जो यहाँ पर आर्तव चक्र होता है सामान्यतः हम 28 दिन का लेते हैं। 28 दिन का आर्तव चक्र लिया हुआ है, ठीक है ना। तो 28 दिन का आर्तव चक्र है। तो यहाँ पर अंडोत्सर्ग कब होगा, 14वें दिन पर। कब होगा, 14वें दिन पर अंडोत्सर्ग होगा। तो ये यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हुआ अंडोत्सर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होगा बेटे, अंडोत्सर्ग। सबसे ज़्यादा जो निषेचन की संभावना होगी वो कहाँ, कौन से दिन पे होगी, 14वें दिन पे होगी, ठीक है ना। एनसीईआरटी बोलती है कि इससे पहले यानी 10वें दिन से और यहाँ पर 17वें दिन तक यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर संसर्ग या सहवास नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में दिनों में सहवास हो रहा है तो प्रबल संभावना होगी किसकी, किसकी संभावना होगी, यहाँ पर प्रेगनेंसी या सहगर्भता की या गर्भधारण की प्रबल संभावना होती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, 10वें दिन से यहाँ से क्या हो जाता है, ये अवधि होती है। इस दौरान मैथुन से बचना चाहिए या बचते हैं, नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर ये जो हुई, ये जो विधि हुई, ठीक है ना, ये जो विधि हुई, तो ये विधि जो होती है बहुत प्रभावी नहीं होती है। इस वजह से नहीं होती है क्योंकि ये जो समय आ रहा है 10वें से 17वें दिन, ये सभी फीमेल में क्या होगा, अलग अलग दिन होगा। सभी मादाओं में, सभी स्त्रियों में अलग अलग समय पे होगा। तो ये नियत नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। दिन एक दिन भी आगे पीछे हो गया तो हम सारी जो जितनी भी गणना है वो सब गलत हो जाती है। तो यहाँ पर ठीक है ना, तो 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक आर्तव चक्र शुरुआत से लेके 10वें से, आर्तव चक्र के शुरुआत में 10वें से 17वें दिन तक यहाँ पे कोई भी संपर्क नहीं होना चाहिए। संपर्क का मतलब है सहवास या मैथुन क्रिया नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा जो आ जाता है यहाँ पे प्राकृतिक विधि में, जो दूसरा आता है उसको हम लोग बोलते हैं अंतरित मैथुन। क्या शब्द आया, अंतरित मैथुन, या शब्द आया क्या, बाह्य स्खलन। क्या वर्ड आ जाता है, बाह्य स्खलन। अब ये क्रिया जो है यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है कि ये भी क्या होगा, जो यहाँ पर जो पुरुष साथी होगा वो संभोग क्रिया के दौरान वीर स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपने लिंग को क्या कर लेगा, बाहर कर देता है। यानी वो किससे बच जाता है, वीर सेचन। यहाँ पे जो होता है वीर सेचन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, बाह्य स्खलन, या फिर क्या बोल दिया, अंतरित मैथुन नाम दे दिया हम लोगों ने। कॉइटर सेंटर बोला जाता है इसको, या विड्रॉल मेथड इसको बोला जाता है अंग्रेजी में। तो यहाँ पर सिंपल विधि है कि यहाँ पे जो पुरुष होगा, पार्टनर जो होगा, जो उसका, ठीक है, वो संभोग के समय जो स्खलन से ठीक पहले वो क्या करेगा बेटे, वो क्या करेगा, लिंग को बाहर निकाल लेगा, किससे, योनि से, जिससे वीर सेचन नहीं हो पाता है। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे वीर सेचन नहीं हो पाता है। और जब वीर सेचन ही नहीं हो पाया तो यहाँ पे क्या नहीं संभावना, तो यहाँ पे निषेचन की संभावना नहीं होती है। लेकिन ये विधि भी क्या होती है, बहुत कारगर नहीं होती है। क्यों, क्योंकि कुछ शुक्राणु जो होते हैं स्खलन से पहले ही क्या कर सकते हैं, फीमेल के या मादा के योनि मार्ग में जा सकते हैं। और अगर वो चले गए तो वो क्या कर देंगे बेटे, निषेचन क्रिया हो सकती है और सहगर्भता धारण हो सकती है, यानी गर्भधारण हो सकता है। तो ये विधि भी जो होती है बहुत कारगर नहीं होती है, ठीक है ना। ये विधि भी कारगर नहीं होती है। अब यहाँ पर तीसरी विधि जो आती है उसको नाम क्या दिया बेटे, स्तनपान अनार्तव, ठीक है ना, लैक्टेशनल एमेनोहोरिया, ठीक है ना। स्तनपान अनार्तव यानी आर्तव चक्र नहीं चलेगा, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कि ये विधि तथ्य पे निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने से अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र शुरू नहीं होता, ठीक है ना। ये चक्र शुरू नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो यहाँ पर क्यों नहीं होता, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्यों नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर क्यों नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा, ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। क्योंकि जब भी कोई स्त्री जो होती है
वो स्तनपान करा रही होती है तो उसके शरीर में प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है, आप जानते हैं, उसका स्तर जो होता है बहुत अधिक होता है। अब प्रोलैक्टिन का बढ़ा हुआ स्तर जो होगा वो क्या करता है, प्रोलैक्टिन का बढ़ा हुआ स्तर जो होगा वो गोनाडोट्रोपिन के स्तर को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब गोनाडोट्रोपिन नहीं है तो आप जानते हैं, मान लीजिए कि एफएसएच नहीं है तो पुटिकाओं का क्या नहीं होगा, परिपक्वन नहीं होगा। परिपक्वन नहीं होगा तो वहाँ पे अंडाणु उपलब्धि नहीं होगा, उपलब्ध नहीं होगा तो वहाँ पे किसी तरह का निषेचन की संभावना नहीं होगी। लेकिन वहाँ पे दूसरी तरफ लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि एलएच ले लेते हैं। मान लीजिए पुटिकाएँ आ भी गई हैं और एलएच क्या है, नहीं है, और जब एलएच नहीं है तो आप जानते हैं किसी भी हाल में अंडोत्सर्ग जो होगा वो नहीं होगा। आप जानते हैं कि अंडोत्सर्ग के लिए एलएच जो होता है बहुत अधिक उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ये जो कारगर ये विधि जो होती है इसकी अवधि कितने दिनों की है बेटे, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए होती है, ये 4 से 6 दिन, 4 से 6 महीने, ठीक है ना, 4 से 6 महीने के लिए होती है, ठीक है ना। ये कोई नियत नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इससे पहले भी और इसके बाद में भी ये क्रिया चल सकती है, तो इसको याद रखेंगे। तो मैंने आपको प्राकृतिक विधि में, ठीक है ना, 3 विधि बताई हैं। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है कैसे है। अब आ जाता है बेटा यहाँ पर रोध, बैरियर आ जाता है, ठीक है ना, ये बैरियर आ जाता है, ठीक है ना, ये बैरियर आ जाता है और बैरियर आपने आ गए, इसको रोध नाम दिया। अब रोध और बैरियर ये करते क्या हैं, अगर निरोधक साधन है तो इनका जो, इनके पीछे जो इनका यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है बेटे वो क्या है कि यहाँ पर ये रोध वर्ड आया है तो ये अंडाणु और शुक्राणु को बेटे भौतिक रूप से मिलने से रोकते हैं, भौतिक रूप से शुक्राणु और अंडाणु को नहीं मिलने देते हैं, और जब मिलने ही नहीं देंगे तो निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो गर्भ कभी भी धारण नहीं होगा, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। अब इसमें सबसे पहला कौन सा आ जाता है, शब्द आता है कंडोम। ये इसका बेटे ट्रेडिंग नेम है, इसका नाम है जिस नाम से बेचा जाता है, निरोध नाम आ जाता है, ठीक है ना, ये आ गया यहाँ पर। और ये किसका बना होता है ये देखिएगा, ये पतली रबर या लेटेक्स से क्या होता है, बना होता है, ठीक है ना, ये, और इसका उपयोग कौन करेगा, ये पुरुष करेगा, ठीक है ना, पुरुष यहाँ पे करेगा, ठीक है ना। तो कंडोम्स जो होते हैं वो मेल यूज़ करते हैं या पुरुष यूज़ करता है, ठीक है ना, संभोग से ठीक पहले स्तंभित जो लिंग होता है, ठीक है ना, उस पर ये रबर की शीट क्या हो जाती है, रोल कर दी जाती है, चढ़ा दी जाती है, संभोग क्रिया होती है। संभोग क्रिया में उसके बाद में स्खलन भी होता है, लेकिन स्खलन जो होता है वो किस में रह जाता है, इस कंडोम भाग में रह जाता है, जिससे सेचन, वीर्य सेचन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, कंडोम का जो उपयोग होता है वो एसटीआई, एसटीडीज, यौन संचारित रोगों से क्या करता है, उससे भी बचाता है, उससे भी क्या करता है, बचाता है। इसी तरह जैसे मेल में यहाँ पे जो पुरुष में कंडोम यूज़ होते हैं, फीमेल में शब्द आ जाता है बेटे फेमिडॉम्स, क्या वर्ड आ जाता है, ये आ जाता है फेमिडॉम्स, ये फेमिडॉम्स आ जाते हैं। तो अगर मैं डायग्राम नीचे करूँ तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये फेमिडॉम आ जाता है, ठीक है ना, ये स्त्री का क्या होते हैं, कंडोम होते हैं। यहाँ पर देखिए एक रिंग जो होता है, यहाँ पर एक रिंग ये वाला आ जाता है, ये छोटा रिंग होता है, ये बड़ा रिंग आ जाता है। तो ये छोटे रिंग को जो स्त्री होगी या फीमेल होगी या मादा होगी वो क्या करती है, अपने योनि में क्या कर लेती है, फिट कर लेती है। बड़ा वाला रिंग बाहर जननेंद्रियों पर रह जाता है, यहाँ पर सहवास होता है, और सहवास होने पे फिर से यहाँ पर सीमन जो होता है या वीर्य जो होता है यहीं पे सीमित रह जाता है, वो अंदर नहीं पहुँच पाता है। तो मेल कंडोम्स भी होते हैं, फीमेल कंडोम्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने यहाँ पे बताया, फेमिडॉम्स के बारे में बताया। अब यहाँ पर आ जाता है कि, ठीक है ना, यहाँ पे वही जो मैंने आपसे बोला था कि इस उपयोग पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि के एवं गर्भाशय ग्रीवा के संभोग ठीक पहले ढक दिया जाता है, और स्खलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में नहीं जा पाते, और ये गर्भाधान से बचा जा सकता है। जो मैंने आपको पढ़ाया है वही मैंने आपको यहाँ पे इसमें बता दिया है। अब आ जाता बेटे अगला, उस पर चलते हैं कि पुरुषों में जो कंडोम का जो ब्रांड नेम है या नाम है वो क्या है, निरोध है, ठीक है ना। हाल ही के वर्षों में कंडोम के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि इससे गर्भधारण के अलावा यौन संचारित रोग तथा एड्स जैसी बीमारी से क्या हो सकता है, बचा जा सकता है, जो मैंने आपको अभी भी बताया था, ठीक है ना। स्त्री व पुरुष दोनों के ही कंडोम उपयोग के बाद में फेंकने वाले होते हैं, यानी कि इसका हम फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है, और इस तरह का उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है, ये अपने खुद ही इसका क्या होता है, उपयोग करा जा सकता है, जिससे स्त्री हो या पुरुष हो दोनों की गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी जो होती है वो बनी रहती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ रहा है कि डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा और, ठीक है ना, ग्रीवा, टोपी तथा वॉल्ट पेते आदि भी रबर से बने हुए रोधक उपाय होते हैं, जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व
गर्भाशय ग्रीवा को ढकने में काम के लिए लगाए जाते हैं। सर्विक्स शब्द आ जाता है, फीमेल खुद ही लगा लेती है, इन तीनों को लगा लेती है, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर ये शुक्राणु के प्रवेश को क्या करती है, रोकती है, ठीक है ना। और गर्भधारण से क्या करती है, गर्भधारण होने नहीं देती है, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाता है। लेकिन इनको और प्रभावी रूप से हम इनको बना सकते हैं जब हम इनका साथ ये इनके साथ बेटे हम क्या करते हैं कि इन साधनों के साथ साथ शुक्राणुनाशक क्रीम, ठीक है ना, स्पर्मिसाइड बोलते हैं, हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये और भी प्रभावी हो जाते हैं, ठीक है ना। क्रीम हो गई, जेली हो गई, या फिर फोम का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं इसमें, ठीक है, जिससे इनके गर्भ निरोध की क्षमता जो होती है वो क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। गर्भ निरोध की क्षमता क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। याद रखिएगा ये एसटीडी यौन संचारित रोग से सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। और बेटे ये इनको हम दोबारा भी क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। दो चीज़ें याद रखिएगा, डायफ्राम, गर्भाशय ग्रिया टोपी और वोल्ट, ये क्या नहीं करेंगे, ये एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यौन संचारित रोगों से सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। दूसरी बात याद रखेंगे कि इनका क्या हो सकता है, ये दोबारा उपयोग में लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे इसके बारे में बताया। अब अगला बेटे जो आईयूडी आ जाता है, यहाँ पे हम बात करते हैं, प्लीज़ समझिएगा, यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं कि वो आ जाते हैं क्या बेटे, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, आईयूडी बोला जाता है, अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ बेटे, अंतः गर्भाशयी युक्ति या फिर आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बोला जाता है। भारत में ये दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि है, ठीक है ना। भारत में ये दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय क्या हो जाती है, ये विधि हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर इससे पहले जो हमने रोध पढ़े थे उनका उपयोग स्वतः पुरुष या स्त्री दोनों कर सकते थे, खुद कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो डिवाइस या ये फिर आईयूडी जो लगाएंगे, यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है किनकी बेटे, डॉक्टर की, ठीक है ना, या फिर क्या होनी चाहिए, कोई अनुभवी या ट्रेन नर्स द्वारा क्या होता है, योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती हैं। योनि मार्ग से क्या होंगे, ये गर्भाशय में क्या करती है, लगाई जाती हैं। तो आजकल कई प्रकार की गर्भाशय युक्तियाँ उपलब्ध हैं, जैसे कि यहाँ पर आ जाती है औषधि रहित आईयूडी, ठीक है ना, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। और यहाँ पर आपने नाम क्या दिया है, लिपीज लूप बेटे, ये आपका आ गया अगला क्वेश्चन। लिपीज लूप को जब हम अंतःक्षेपित करते हैं, यानी डॉक्टर करता है या नर्स करती है, तो इसका कार्य क्या होता है। अब लिपीज लूप जो होगा, पहली बात तो शुक्राणु के रास्ते को क्या करेगा, रोकेगा। दूसरी बात, लिपीज लूप जो है वो बाहर से है, बाहर का कोई, ठीक है ना, शरीर का भाग तो है नहीं, ये कहीं बाहर का भाग है। और बाहर का कोई भी अगर शरीर के अंदर आ जाता है, कोई भी भाग आ जाए, कोई माइक जीवाणु आ जाए, विषाणु आ जाए, या ये युक्ति आ जाए, तो शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, वो जाग जाता है और वो बहुत सारी फौज यहाँ भेज देता है। और वो फौज होती है किसकी, मैक्रोफेज की। अगर शुक्राणु अंदर चला भी गया तो वो मैक्रोफेज उसको क्या कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये इसका इस्तेमाल करने से, उपयोग करने से भक्षाणुता क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। तो इसको आप याद रखेंगे जो मैंने आपको बोला है। दूसरा आ जाता है बेटे यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। क्या वर्ड आता है, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। हिंदी में क्या बोला आपने, तांबा मोचक आयोडी। क्या नाम दिया, तांबा मोचक आयोडी। उदाहरण बेटे आपके सामने है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ये क्वेश्चन आप यहाँ से आ जाएगा। वो इसमें से पूछ लेगा कि विषम कौन सा है, एक और आईयूडी देके विषम आपसे पूछ लेगा, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो आईयूडी जो आ गई, हार्मोन ये वाली क्या कॉपर वाली आ गई, तो कॉपर यहाँ पे आने पे करता क्या है बेटे, देखते हैं यहाँ पर। तो कॉपर जो आएगा तो यहाँ पर देखिए क्या करेगा, यहाँ पर तो प्लीज़ देखेंगे हम लोग कि आईयूडी गर्भाशय के अंदर कॉपर, ठीक है ना, का आयन क्या करती है, मोचित करती है। इन आईयूडी से कॉपर क्या होता है, मोचित होता है, एक निश्चित दर पे मोचित होता रहता है, जिसके कारण शुक्राणुओं की बेटे यहाँ पर भक्षाणु क्रिया क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। फैगोसाइटोसिस बढ़ा देता है, क्योंकि ये युक्ति भी बाहर से आई है, शरीर में लगी है, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इसको क्या करेगा, इसको अनुक्रिया करेगा ही करेगा, ठीक है ना। जिससे यहाँ पर दूसरा क्या करता है, यहाँ पर हो गया, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता क्या कर जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये इसकी यहाँ पर गतिशीलता कम करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कैल्शियम जो होगा, यहाँ पर जो रिलीज हो रहा है, वो शुक्राणुओं की गतिशीलता को क्या करेगा बेटे, कम करता है। और गतिशीलता कम हो गई तो उनकी निषेचन क्षमता भी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे इसको आप याद रखिएगा। तो ये इसको यहाँ पे इसको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपका कॉपर टी के बारे में हो गया, ठीक है ना। अब आ जाता है यहाँ पर कि कॉपर टी हो गया, और उसके बाद आ जाता है हार्मोन मोचक आईयूडी, LNG-20 बेटे। क्या हो गया, LNG-20। ध्यान से सुनिएगा, ये LNG-20 सामान्यतः इस्तेमाल नहीं होता है। LNG-20 का पूरा नाम है लीवोनॉर्जेस्टेरॉल,
ठीक है ना। ये केमिकल प्रोजेस्टिन है बेटे, ये क्या है, केमिकल प्रोजेस्टिन है, ठीक है ना। ये केमिकल प्रोजेस्टिन होता है और ये क्या करेगा कि ये जो हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन जो होते हैं गर्भाशय में भ्रूण रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। ये एंडोमेट्रियम को क्या करते हैं, अनुपयुक्त कर देते हैं, क्या ना हो पाए, रोपण ना हो पाए, वहाँ पे रोपण ना हो पाए, ठीक है ना। यहाँ पर ये इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु का विरोधी बना देते हैं। विरोधी क्या बनाते हैं, आप जानते हैं गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स की बात होती है, इसमें म्यूकस होता है, इस म्यूकस को वो क्या कर देते हैं, गाढ़ा कर देते हैं, बहुत गाढ़ा कर देते हैं। जो गाढ़ा हो गया तो शुक्राणु जो होते हैं आसानी से क्या बोलते हैं, स्त्री के जनन भाग में अंदर नहीं पहुंच पाते। तो कुल मिला के ये क्या नहीं करने देंगे, निषेचन नहीं हो पाता, निषेचन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ये इनका कोई क्या बोलते हैं, इन आईयूडीज में लंबे समय तक हम उपयोग करके हम गर्भ निरोधकता को क्या करते हैं, लंबे समय गर्भ धारण को लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। भारत में गर्भ निरोधक की ये विधियाँ व्यापक रूप से प्रचलित हैं। तो आईयूडी बिल्कुल यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे कई क्वेश्चन आते हैं बेटे, निषेचन क्षमता, ठीक है ना, गतिशीलता, फैगोसाइटोसिस यानी कि भक्षाणुता आदि, ये कॉपर टी के साथ याद रखिएगा। और जो हार्मोनल हैं बेटे, वो हार्मोनल जो आईयूडी हमने पढ़ी है हार्मोन वाली LNG-20, वो एंडोमेट्रियम को क्या कर देगी बेटे, अनुपयुक्त कर देगी कि वहाँ पे रोपण या इम्प्लांटेशन ना हो सके, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने यहाँ पे बताया। अब यहाँ पर एक और आ जाता है बेटे, यहाँ पर कि महिलाओं द्वारा खाने जाने वाला एक गर्भ निरोधक, यहाँ पर अब गोलियों की बात हो रही है, यहाँ पर गोलियों या पिल्स की बात हो रही है, जिनमें क्या हो सकता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, प्रोजेस्ट्रोजन या यहाँ पर प्रोजेस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन दोनों हो सकते हैं। इन गोलियों में प्रोजेस्टेरोन भी हो सकता है या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हो सकते हैं। जब ये दोनों होते हैं तो हम इनको बोलते हैं COCs, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। जब दोनों होंगे, कौन कौन होंगे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हैं, तो ये COCs कहलाते हैं, ठीक है ना। ये मुख द्वारा क्या होगी बेटे, क्या टिकिया के रूप में ली जाती है, गोलियों के नाम से ली जाती है। ये गोलियां लगातार प्रतिदिन ली जाती हैं 21 दिन तक, 21 डेज तक, 21 दिन तक ये गोलियां लगातार ली जाती हैं। और 28 यहाँ पर, ठीक है ना, 21 दिन हो गए और अगले 7 दिन जो ये हार्मोनल हो गई, ये गोलियां कैसी हो गई, हार्मोनल हो गई, चाहे उसमें एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो या अकेला प्रोजेस्टेरोन हो, ठीक है ना। तो ये गोलियां लगातार 21 दिन तक ली जाती हैं और आखिरी के 7 दिन में हार्मोनल पिल्स ना लेके यहाँ पर नॉन हार्मोनल पिल्स, यानी कि जिसमें हार्मोन नहीं है, कह लीजिए वो आयरन की गोलियाँ हो सकती हैं, वो इसलिए ली जाती हैं अगले 7 दिन की, जो वहाँ पे ले सके, ताकि क्या शुरू हो सके, यहाँ पर दोबारा से ऋतुस्राव हो सके, मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल फ्लो यहाँ पर क्या हो सके बेटे, हो सके, यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो सके, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हार्मोनल पिल ले रही है तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ा रहेगा, बढ़ा रहेगा तो वो क्या नहीं होने देगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र को नहीं होने देगा। आर्तव चक्र हो, शुरू हो, आरंभ हो, इस वजह से आखिरी के 7 दिन नॉन हार्मोनल पिल्स को लिया जाता है, ठीक है ना। पिल्स को वो आयरन पिल्स हो सकती है। अब आयरन पिल्स करती कुछ नहीं है, लेकिन वो एक क्या होती है, लगातार जो होते हैं वो लगातार पिल्स लेने का सिलसिला बना रहता है, नहीं तो आगे पीछे हो सकता है या फीमेल भूल सकती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। और उसके बाद आ जाता है कि ये अंडोत्सर्जन और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी क्या करती हैं, बदलती हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि ये गोलियां करती क्या हैं, तो ये अंडोत्सर्ग नहीं होने देती हैं। दूसरा, ये रोपण को संदमित करती हैं। तीसरा बेटे मैंने बोला कि गर्भाशय ग्रीवा का जो म्यूकस होता है, श्लेष्मा होती है, उसको इतना गाढ़ा कर देती हैं कि वहाँ पे जो शुक्राणु पहुँच भी गए तो वो क्या होते हैं, भीतर अंदर की तरफ जनन मार्ग में नहीं जा पाते। और जब नहीं जा पाते तो क्या नहीं कर पाएंगे बेटे, वहाँ पर क्या नहीं कर पाएंगे, वो निषेचन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये लंबे समय तक अगर किसी फीमेल को गर्भ निरोधक साधन अपनाना है तो आईयूडी से एक बेहतर उनके पास विकल्प होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में बताया, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द आ जाता है और वो शब्द आता है यहाँ पर किसका बेटे, वो आता है सहेली। सहेली, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा, तो मैं फिर स्टार लगा रहा हूँ सहेली पे। तो सहेली जो है वो भी क्या है, गर्भ निरोधक गोली ही है। एनसीईआरटी ने पहले, इससे पहले मैंने बताया था कहाँ पे बनी है, तो CDRI लखनऊ में बनी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, ये आप लखनऊ में है। अब बाकी गोलियाँ जितनी हम यहाँ पे थी, जो भी हम पढ़ेंगे या पढ़ी हैं, वो कैसी हैं, वो हार्मोनल हैं बेटे। कैसी हैं, हार्मोनल, यानी स्टेरॉइड्स हैं, वो स्टेरॉइड्स होती हैं। लेकिन जो सहेली जो है, नंबर 1 याद रखिएगा कि ये स्टेरॉइड नहीं है बेटे, ये स्टेरॉइड नहीं है। पहली बात तो ये स्टेरॉइड नहीं है, ये आ जाता है, ये स्टेरॉइड नहीं है, ठीक है ना। देखिए बाकी सारी गोलियां जो थी वो 21 दिन तक लगातार लेनी पड़ रही थी, एक दिन भी मिस नहीं कर सकते थे। ये बेटे हफ्ते में क्या होती है, केवल एक बार ली जाती है। हफ्ते में क्या होगी,
ये हफ्ते में एक बार बेटे, हफ्ते में क्या होगा, ये एक बार ली जाती है। तो ये भी एक रोज़ लेने से अच्छा है हफ्ते में एक बार ली जाए। दूसरा जो बहुत अच्छा भाग इसका है कि ये करती क्या है, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये अंडोत्सर्ग को नहीं रोकती हैं, अंडोत्सर्ग होने देती हैं, ओवुलेशन होने देती हैं, अंडोत्सर्ग को नहीं रोकते हैं। इसको आप याद रखेंगे, अंडोत्सर्ग नहीं रोकते हैं। ये करती करी क्या है, तो ये गर्भाशय के वातावरण को अनुपयुक्त कर देती हैं, जिससे क्या नहीं हो पाता है, रोपण नहीं हो पाता है, रोपण नहीं हो पाता है। कैसे नहीं हो पाता, ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। इसके अंदर केमिकल होता है बेटे, इस केमिकल को आप नाम देते हैं सेंट क्रोमेन बेटे। क्या नाम देते हैं, सेंट क्रोमेन। ये नाम याद रखिएगा, देखिए स्टार लगा रहा हूँ मैं, ये सेंट क्रोमेन होता है। और सेंट क्रोमेन जो होता है वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को क्या करता है बेटे, ब्लॉक करता है। एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को जब ब्लॉक करेगा तो एस्ट्रोजन की अनुक्रिया नहीं हो पाएगी, रिस्पांस नहीं होगा। जब रिस्पांस नहीं होगा तो आर्तव चक्र में मेंस्ट्रुअल फेज जब होता है, ठीक है ना, या आर्तव अवस्था होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एंडोमेट्रियम टूटती है तभी तो रक्तस्राव होता है, ठीक है ना। तो रक्तस्राव के बाद में एंडोमेट्रियम की जो रिपेयरिंग मरम्मत करता है वो कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है। और इसने एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। जब ब्लॉक कर दिया है तो एस्ट्रोजन नहीं हो पाएगा तो एंडोमेट्रियम जो होगी उसकी मरम्मत नहीं हो पाएगी, और जब मरम्मत नहीं हो पाएगी तो वहाँ किसी भी हाल में रोपण नहीं हो पाएगा। तो बच्चों ये याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी जितनी भी गोलियां हैं उनके क्या होते हैं, विरुद्ध प्रभाव होते हैं, यानी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस गोली का साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। दूसरा, हफ्ते में एक बार ली जाती है। तीसरा, वहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों हो सकते हैं, अकेले हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन होता है, सेंट क्रोमेन होता है। और जो कि याद रखिएगा वो किसको बेटे, वो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स या ग्राहियों को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो ये मैंने आपको बताया किसके बारे में, सहेली के बारे में, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने दिया बेटे यहाँ पर, ये मैं सहेली बता रहा हूँ बेटे, ये ठीक है ना। ये गैर स्टेरॉइड होता है, यानी कि नॉन स्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइड नहीं होता, ये मैं आपसे पढ़ चुका हूँ। ये हफ्ते में एक बार ली जाती है, इसके दुष्प्रभाव बहुत कम है, ये उच्च निरोधक क्षमता रखती है। ये सब चीज़ें मैं आपसे क्या कर चुका हूँ, इसके बारे में बता चुका हूँ। अब बच्चों यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पर शब्द आता है अंतर्रोप। ये आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये अंतर्रोप है। और इन्हीं अंतर्रोप को हम उदाहरण दें तो इनको क्या नाम दिया हुआ है, इम्प्लांट बेटे। क्या नाम दिया हुआ है, इम्प्लांट नाम आता है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है इम्प्लांट, क्या नाम दिया है, इम्प्लांट दिया जाता है। और यहाँ पर ये इम्प्लांट्स में देखिए फिर से या तो प्रोजेस्टेरोन हो सकता है या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन हो सकता है, लेकिन मुख्यतः जो होता है वो क्या होता है बेटे, प्रोजेस्टेरोन होता है या प्रोजेस्टेरोन होता है। प्रोजेस्टेजन जो बताता है ये केमिकल यानी कि रासायनिक प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है ना। अब इसको इम्प्लांट को, ये आपको दिख रहा है, ये 6 सिलेंडर होते हैं, ये सिलिकॉन के बने होते हैं और इनके अंदर प्रोजेस्टेरोन होता है यानी केमिकल प्रोजेस्टेरोन होता है। एक छोटी सी शल्य क्रिया द्वारा ये स्त्री के या मादा के क्या होते हैं, ऊपरी बाजू में क्या करते हैं, छोटा सा चीरा लगा के ये जो सिलेंडर हैं बेटे, 6 सिलेंडर उसके शरीर में डाल देते हैं। और जब शरीर में सिलेंडर डाल देते हैं तो सिलेंडर बेटे क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, मुक्त करता रहता है। और प्रोजेस्टेरोन मुक्त होगा तो प्रोजेस्टेरोन का स्तर फीमेल में कैसा होगा, ज़्यादा होगा। और जब फीमेल में, स्त्री में प्रोजेस्टेरोन का स्तर ज़्यादा होगा तो वो ओवुलेशन होने नहीं देगा बेटे, ठीक है ना, ओवुलेशन होने नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओवुलेशन यानी अंडोत्सर्ग होने नहीं देगा, तो ये आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। तो और ये देखिए यहाँ पर इम्प्लांट्स जो होते हैं काफ़ी लंबी अवधि के लिए क्या होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। अगर इन इम्प्लांट्स की मैं बात करता हूँ तो बेटे ये कितने साल के लिए, 5 साल के लिए क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं बेटे। ये 5 साल तक क्या कर सकते हैं, ये 5 साल तक क्या कर सकते हैं, ये 5 साल तक यहाँ पर गर्भ निरोधक का साधन बन सकते हैं। और किसी भी उस सूरत में ये गर्भधान या फिर या फिर ये गर्भधारण नहीं होने देंगे, ठीक है ना, ये हो जाता है। तो ये आपको मैंने यहाँ पे बताया। नेक्स्ट बताया कि यहाँ पर मैथुन क्रिया के 72 घंटे के भीतर प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन संयोजन के प्रयोग से आईयूडी का उपयोग करके आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावशाली पाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ये जो आ रहा है कि 72 घंटे के अंदर, ठीक है ना, अगर हम इसको क्या कर देते हैं, 72 घंटे के भीतर प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन संयोजन का प्रयोग या आईयूडी LNG-20 मैंने आपको बताया था उसका प्रयोग करते हैं तो आपातकालीन गर्भ निरोधक यानी कि इमरजेंसी आपातकालीन, ठीक है ना, कॉन्ट्रासेप्शन या फिर आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में प्रभावी होता है। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर, ये सामान्यतः तब हो जाता है जबकि यहाँ पर क्या हो जाए बेटे,
यहाँ पर मैथुन क्रिया हो जाए बिना किसी सुरक्षा के, या फिर कोई फीमेल है उसके साथ कोई यौन अपराध हो जाए, उस अवस्था में इनको यूज़ किया जाता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए प्रोजेस्टेरॉन हमने क्या किया, लिया हुआ है, सुनिएगा इसको। अब जब इसको प्रोजेस्टेरॉन शरीर में क्या करेगा, ये प्रोजेस्टेजन जो होगा, ये प्रोजेस्टेरॉन के स्तर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर जब बढ़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ा हुआ स्तर क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक करेगा। जीएनआरएच और एलएच को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। और एलएच ब्लॉक हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर अचानक क्या कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर अगर अचानक नीचे गिर गया तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम क्या करेगी, टूट जाएगी। ठीक है ना, आर्तव चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। तो आगे अगर इम्प्लांट हो भी गया है, अगर रोपण हो भी गया है, तो वो क्या हो जाएगा बेटे, वो एंडोमेट्रियम टूटते ही वो भी क्या होगा, निष्कासित हो जाएगा। तो 72 आवर्स, यानी कि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 72 घंटे के अंदर इनका क्या हो जाना चाहिए, उपयोग हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगला भाग जो आता है बेटे, वो आ जाता है यहाँ पर शल्य क्रिया। बेटे शल्य क्रिया को बंदेकरण भी कहते हैं, स्टेरलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है ना, उनको सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए। ठीक है ना, मान लीजिए एक परिवार है, उनके 2 बच्चे हो गए, वो आगे गर्भ धारण करना नहीं चाहते हैं, तो ये इस शल्य क्रिया को अपनाया जा सकता है। ठीक है ना, शल्य क्रिया की दखल अंदाजी से युग्मक परिवहन को रोक दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट अंग्रेजी में बोलते हैं, युग्मक यानी गैमेट, यानी उनके परिवहन को, ट्रांसपोर्ट को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। इसमें 2 भाग आते हैं बेटे, इसमें 2 आते हैं। यदि पुरुष है तो यहाँ पे नाम आता है क्या बेटे, वैसएक्टोमी। क्या शब्द आता है, वासएक्टोमी, वर्ड आ जाता है वासएक्टोमी। अंग्रेजी में थोड़ा आसानी रहती है। वास का मतलब क्या हो गया, शुक्रवाहक, वास डिफरेंस आपने पढ़ा होगा, शुक्रवाहक हो गया। और एक्टोमी मतलब होता है काट कर अलग करना, काट कर अलग करना। तो हम इसमें देखिए किसको काट रहे हैं, शुक्रवाहक को काट देते हैं। या तो इसका छोटा सा भाग निकाल लेते हैं, निकालने के बाद इसको क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, या फिर नहीं निकाला तो हम इसको बांध देते हैं। यहाँ पे कट करा, कट करने के बाद, काटने के बाद इन दोनों सिरों को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए जो आते हैं, मैंने बोला कि परिवहन मार्ग रोका है किसका, शुक्राणु का बेटे, किसका रोका है, शुक्राणु का रोका है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे शुक्राणु बनेंगे या नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, उसमें कोई वो नहीं होगा। ठीक है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्खलन जो होगा बेटे, यहाँ से जो स्खलन हो रहा है उसमें केवल क्या नहीं होगा, शुक्राणु नहीं होंगे, शुक्राणु नहीं होंगे। बाकी आपने पढ़ा है, ये आपका सेमिनल वेसिकल है, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि है, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, ये सारी चीज़ें, इनके जो स्रावी भाग है वो उपलब्ध होंगे। लेकिन उस स्रावी भाग में एक चीज़ उपलब्ध नहीं होगी, और वो क्या होंगे, शुक्राणु। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है ना, इसी से वैक्सेक्टोमी के साथ में दूसरा यहाँ पे शब्द आ जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्यूबेक्टोमी बेटा। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, डंब वाहिनी नली का उच्छेदन, यहाँ पे शुक्रवाहक का उच्छेदन। तो अंग्रेजी में हमने क्या बोल दिया इसको, ट्यूब। ठीक है ना, एक्टोमी बेटे। ठीक है ना, शब्द आ गया ट्यूबेक्टोमी। फिर से वर्ड आ गया ट्यूबेक्टोमी। ट्यूब मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है ना, यहाँ पे बात कर रहे हैं फेलोपियन नलिका की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम इसको क्या कर देते हैं बेटे, काट देते हैं, और काटने के बाद इसको सील कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन देखिए, क्या यहाँ पे oogenesis अंडजनन होगा या नहीं होगा, आंसर होगा। क्या उसका परिवहन होगा अंडाणु का, तो आंसर होगा। यहाँ पर भी आप रास्ता जो कर रहे हैं वो किसको बेटे कर रहे हैं, किसको ब्लॉक कर रहे हैं, वो शुक्राणु के पथ को या उसके परिवहन को क्या कर रहे हैं, आप रोक रहे हैं। तो ये वैसेक्टोमी होगा, और ये जल्दी से रिवर्सिबल नहीं होता है बेटे। ठीक है ना, यहाँ पे रिवर्स से आगे दिया होगा। तो वैसेक्टोमी पुरुष में, ट्यूबेक्टोमी फीमेल या स्त्री में होता है। यहाँ पे वास डिफरेंस को काट करके हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो फेलोपियन ट्यूब है इसको काट के करके जोड़ देते हैं। दोनों ही में जो शुक्राणु के रास्ते को क्या कर दिया, हमने बाधित कर दिया है। ठीक है ना, दोनों में शुक्राणु के रास्ते को हमने क्या कर दिया, बाधित कर दिया है। अंडजनन होगा, शुक्र जनन होगा, याद रखिए एक चीज़ में, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस बात पर जोर देने की ज़रूरत है कि उपयोग गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव एवं उपयोग शिक्षित चिकित्सा कर्मी या विषय की परामर्श द्वारा ही लिया जाता है। कोई भी उपाय अगर हम उसको अपना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमको चिकित्सा कर्मी, डॉक्टर थे ना, उससे सलाह से करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के रख रखाव हेतु गर्भ निरोधकों नियमित रूप से अपचित नहीं होते हैं। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक क्रिया जनन जैसे गर्भाधान सहगर्भता के विरोध है। इनके सबके बावजूद व्यक्ति को इन
विधियों को इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर चाहे सहगर्भता को रोकने या देरी करने में, अंतराल रखने में निजीकरण हो सकता है। ठीक है ना, ये सामान्य सी वो है, उसमें कोई वैसा समझाने आपको नहीं है। संदेह नहीं कि इन विधियों से व्यापक उपयोग से जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी इन उपायों के संभावित दुष्प्रभावों में, ठीक है ना, मछली उदरीय पीड़ा, ठीक है ना, बीच बीच में रक्तस्राव, अनियमित आर्तव रक्तस्राव, यहाँ तक कि स्तन कैंसर जैसी बातें क्या हो सकती हैं, ये हो सकते हैं। ये साइड इफेक्ट हैं, इनके दुष्प्रभाव हैं, ठीक है ना, किसके, गर्भ निरोधक साधन के। तो ये आपने किया। और अब आ जाता है यहाँ पर, उसको हमने नाम दिया है बेटे MTP। क्या नाम दिया है? MTP, मेडिक, ठीक है ना, ठीक है ना, सहगर्भता की चिकित्सीय समापन, ठीक है ना। MTP बढ़ा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको शॉर्ट में बोला जाता है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वर्ड हुआ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब इसमें देखिए क्या होता है, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ क्या है। तो देखिए ये है क्या बेटे, तो आप बोलेंगे गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर स्वेच्छा से, ठीक है ना, गर्भ का समापन करने को ही हम क्या बोलते हैं बेटे, प्रेरित गर्भपात बोलते हैं, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, MTP। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ अपनी स्वतः से, अपनी मर्जी से, ठीक है ना, अपनी मर्जी से और जानबूझकर अगर हम क्या कर रहे हैं कि गर्भ के समापन से गर्भ को समाप्त कर रहे हैं, किसी भी वजह कोई भी हो, तो उसी को हमने क्या बोला है कि प्रेरित गर्भपात, क्योंकि, ठीक है ना, और या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, MTP बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाता है, ये डेटा आपको याद रखना है बेटे, कि ये डेटा क्या याद रखना है कि लगभग 40 से 50 मिलियन, ठीक है ना, लगभग 40 से 50 मिलियन, ठीक है ना, MTP बेटे, MTP क्या होते कराए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, विश्व की बात हो रही है, भारत की नहीं हो रही है, पूरे विश्व में लगभग 40 से 45 मिलियन क्या होते हैं बेटे, MTP हर साल कराए जाते हैं। जो संसार भर में कुल सहगर्भता, जो कुल प्रेगनेंसी हो रही है, उसका कितना बड़ा भाग है, 1/5 भाग है। ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है ना। पहले तो 40 से 50 मिलियन, ठीक है ना, और ये आपने जो कुल यहाँ पर सहगर्भता या प्रेगनेंसी हो रही है, उसका ये कितना बड़ा भाग है, 1/5 भाग होता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, यहाँ से आएंगे। MTP में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में बहस जारी है कि चिकित्सा सहगर्भता समापन को स्वीकृत या कानूनी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो अलग अलग विचार हैं, कोई बोलता है कि हाँ होना चाहिए, कोई इसमें धर्म ले आता है, कोई इसमें भावना ले आता है, कोई सामाजिक पहलू होते हैं, वो बोलते हैं नहीं होना चाहिए। तो ये चलते हैं। लेकिन अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1971 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि चिकित्सीय MTP को बेटे यहाँ पर स्वीकृत प्रदान की गई, ठीक है ना। भारत की हम बात कर रहे हैं, भारत सरकार ने 1971 में, ठीक है ना, 1971 में क्या किया, MTP को क्या किया बेटे, कानूनी स्वीकृत यहाँ पे प्रदान करी। उसकी वजह यहाँ पे, ठीक है ना, ये थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुन और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए, बनाए रखने के लिए, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए होता क्या था कि पहले ये क्या नहीं था, ये क्या नहीं था बेटे, गैर कानूनी था। कैसा था ये, MTP जिसे हम बोल रहे हैं, ये गैर कानूनी था। अब मान लीजिए कोई फीमेल है, वो गर्भ को धारण नहीं करना चाहती है, नहीं करना चाहेगी, तो जब ये क्या बोलते हैं कि वैधानिक नहीं है, ठीक है ना, इस पर रोक होती थी पहले, तो वो कहाँ जाएगी, वो कैसे जाएगी, वो अशिक्षित डॉक्टरों के पास जाएगी या नर्सों के पास जाएगी, और वहाँ जाके वो गर्भपात करवाते थे। अब क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, उतने एक्सपर्ट नहीं है, तो क्या होता था उस अवस्था में, भ्रूण तो वो तो मरना ही है, लेकिन साथ में स्त्री या फीमेल जो होती थी उसकी भी क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। जब मृत्यु होगी, ये जब दर बढ़ने लगी, तब जाके क्या हुआ, सरकार ने इसको 1971 में क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, कानूनी स्वीकृति दे दी कि आप करा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर कब करा सकते हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी, कब कराई जा सकती है, क्यों कराई जा सकती है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कि चिकित्सीय MTP क्यों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि MTP क्यों कराना है, ठीक है ना, MTP की क्या वजह है कराने की। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 आ जाता है कि अनचाही प्रेगनेंसी या सर्वगताओं से मुक्ति पाना, ठीक है ना, अनचाही नहीं चाहते हैं और प्रेगनेंसी हो गई है, उससे छुटकारा पाना एक कारण हो जाता है, ठीक है ना। लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो, या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों का असफल हो, या फिर यहाँ पर बलात्कार जैसी क्या हो जाए, घटनाएं हो जाएं। इन अवस्थाओं में क्या हो सकता है, MTP कराया जाता है, ठीक है ना, MTP कराया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए होती है। तो दूसरी आ जाती है कि जहाँ पे सहगर्भता बनने की स्थिति में माँ अथवा भ्रूण अथवा दोनों
के लिए हानिकारक हो। मान लीजिए सहगर्भता हो गई, प्रेगनेंसी हो गई है, और अगर लॉन्ग टर्म में हम इसे देखते हैं तो ये जो जन्म है शिशु के लिए या माता के लिए, ठीक है ना, ये क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकती है या दोनों की मृत्यु हो सकती है। उस अवस्था में भी क्या करे से कराया जा सकता है। तो कब कराया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर ये आपका एक और क्वेश्चन आया यहाँ पर कि ये पहली तिमाही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अर्थात हम क्या बोल रहे हैं, प्रेगनेंसी के कितने बेटे 12 सप्ताह के अवधि तक इसको कराना क्या होता है, सुरक्षित होता है। ठीक है ना, ये यहाँ पर एमटीपी जो होता है वो कैसा होता है, सुरक्षित होता है। और सुरक्षित क्यों होता है, क्योंकि पहले तिमाही में जो अपरा जो प्लेसेंटा बनता है, तो ना प्लेसेंटा है क्या, एक तरफ जो है वो माता का ऊतक है, एक तरफ किसका ऊतक है, फीटस का ऊतक है। तो इनमें जो संबंध होता है वो बहुत घनिष्ठ नहीं हो पाता है, क्योंकि बाद में संबंध कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हो जाएगा। तो बाद में करेंगे तो माता और शिशु दोनों की मृत्यु हो जानी है, पक्का है। तो यहाँ पे संबंध जो होता है, जो रिलेशन होता है, बहुत कम होता है, थोड़ा ही होता है। इस वजह से आसानी से क्या हो सकता है, टूट सकता है। इस वजह से जो सुरक्षित होता है एमटीपी के लिए वो होते हैं कितना बेटे, पहला ट्राइमेस्टर, ठीक ना, पहली तिमाही, या फिर हमने क्या बोल दिया है 12 सप्ताह तक के भ्रूण को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसको एमटीपी करा सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे होगा। इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भात बहुत ही क्या होगा, संकटपूर्ण होगा, घातक होगा। ठीक है ना, वजह वही है क्योंकि अपना का रिलेशनशिप यानी माता ऊतक और फीटस ऊतक आपस में क्या कर जाते हैं, बहुत घनिष्ठ हो जाते हैं। ठीक है ना, घनिष्ठ हो गए तो इनको हटाने में बहुत घातक हो सकता है, माता की मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि ये क्यों कराया जाए और क्या क्या यहाँ पर है, तो ये ज़रूर यहाँ पढ़ के जाइएगा, ये वाला भाग इम्पॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा अनैच्छिक गर्भपात घटनाओं को कम करने और मातृ मृत्यु दर और विकृतियों घटनाओं को कम करने के इरादे से यहाँ पर एमटीपी क्या हुआ, 2017 में हुआ, जो मैंने आपसे बताया तो याद रखना है आपको यहाँ पर। ठीक है ना, 2017 में हुआ। ठीक है, यहाँ पर दूसरा अधिनियम क्या, इसके अधिनियम के अनुसार एक पंजीकृत चिकित्सक की राय पे गर्भावस्था पहले हफ्तों में भीतर ही निश्चित आधार गर्भशुमा की जा सकती है। अगर कोई फीमेल है, मादा है, स्त्री है, वो अगर गर्भपात करवाना चाहती है तो उसको कम से कम एक डॉक्टर की क्या चाहिए होगी, उसको परामर्श चाहिए होगा एक डॉक्टर की। यहाँ पर ये ठीक है ना, याद है ना, पंजीकृत चिकित्सक की राय आवश्यक होगी, तभी उसका गर्भपात होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब दूसरा यहाँ पर इसमें ही देखिएगा बेटे यहीं पे कि यदि गर्भ जो है वो 12 हफ्तों से अधिक हो लेकिन 24 हफ्ते से कैसा हो, कम हो, तो वहाँ पे एक परामर्शदाता था, यहाँ पे कितने हो जाएंगे बेटे। ठीक है ना, यहाँ पर चिकित्सा समापन के आधार पे देखिए यहाँ पर 2 पंजीकृत चिकित्सक यानी 2 डॉक्टर का क्या चाहिए होगा, हमें राय चाहिए होगी, कंसल्टेंसी चाहिए होगी, तभी क्या होगा, ये होगा, तभी गर्भपात होगा, एमटीपी होगी, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगला पॉइंट भी है, गर्भावस्था की निरंतरता में गर्भवती महिलाओं के जीवन के लिए जोखिम, यानी कि वो जो सहगर्भता है वो आगे चल के भविष्य में जो मादा है या फीमेल है, स्त्री है, उसके लिए कैसे हो जाए बेटे, जोखिम हो जाए। ठीक है ना, गंभीर शारीरिक चोट और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो तो एनटीपी कराई जा सकती है। दूसरा देखिएगा, शारीरिक व मानसिक असमानताओं से पीड़ित एवं गंभीर विकलांग बच्चे को जन्म होने से संभावना का खतरा हो। मान लीजिए गर्भ में बच्चा है और मान लेते हैं उसके हाथ पैर ही नहीं बने हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं उसके सिर का ही निर्माण नहीं हुआ है, तो ऐसे बच्चे को पाल के या जन्म दे के कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो एमटीपी करना आवश्यक हो जाता है। तो ये बेटे एमटीपी के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, ईयर याद रखिएगा। ठीक है ना, किन अवस्थाओं में होती है वो मैंने आपको बता दिया है। 1971 याद रखिएगा, इसको स्वीकृति मिली, कानूनी रूप से ये स्वीकृत हो गया था, इसको याद रखेंगे। और ये जो मैंने आपको बताए हैं, जो डाटा इसमें दिया है कि 45 से 50 मिलियन, ठीक है ना, हर साल एमटीपी होते हैं, जो कुल सहगर्भता के कितना बेटे 1/5 होता है, तो बहुत बड़ा भाग होता है, जो कि हमारी जनसंख्या को रोकने में क्या है बेटे, कारगर भी है। लेकिन ये वास्तव में जनसंख्या रोकने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी की प्राणी की एक जान ली जा रही है। ठीक है ना, तो ये आपको मैंने यहाँ पे बताया। अब आ जाता है बेटे यहाँ पर कि यहाँ पर वही जो मैंने आपसे बोला है कि ये जो प्रेगनेंसी या सहगर्भता है वो जानलेवा सिद्ध हो सकती है। खतरनाक प्रवृत्ति, शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उद्भेदन दुरुपयोग, ठीक है ना, ये मैं एमिनोसेंटेसिस आपको बता चुका हूँ। बहुधा ये देखा गया है कि पता चलने पे भ्रूण मादा है तो एमटीपी करा दिया जाता है, जो पूरी तरह से कैसा है, गैर कानूनी है। इसके बारे में हम पहले ही विश्लेषण कर चुके हैं। ठीक है ना, इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए, क्योंकि ये युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए क्या है, खतरनाक है। असुरक्षित मैथुन बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं देने, ठीक है ना, गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जाम में जोखिम बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि उपयुक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। ये इसमें कुछ पैसा नहीं है। तो ये मैंने बच्चों आपको बताया किसके बारे में यहाँ पर, ठीक है ना, कि किस तरह से एमटीपी होता है और
किन दशाओं में एमटीपी होता है, ठीक है ना, और किन दशाओं में होता है, और क्या क्या उसकी जो होती हैं वो आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो अब बच्चों चलते हैं हम लोग अगले हमारे टॉपिक की तरफ, ठीक है ना, और इसका क्या नाम है, यौन संचारित संक्रमण। शब्द क्या हुआ, यौन संचारित संक्रमण। नाम से ही जाहिर है ऐसा रोग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना, कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा क्या होते हैं, संचारित होते हैं, ठीक है ना, मैथुन द्वारा क्या संचारित होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यौन संचारित संक्रमण कहते हैं, ठीक है ना। सामयिक तौर पे उन्हें हम क्या बोलते हैं, यौन संचारित संक्रमण या एसटीआई नाम दिया गया यहाँ पर, ठीक है ना, एसटीआई आ जाता है यहाँ पर। तो सेक्सुअली ट्रांसमिट इंस्पेक्शन हो गया, या फिर बोलते हैं रतिज रोग, वीडी आ जाता है, वेनरल डिजीज बोलते हैं, वीडी का मतलब हुआ वेनरल डिजीज हुआ, ठीक है ना। और यहीं पे इसको हम बोलते हैं जनन मार्ग संक्रमण, जनन मार्ग संक्रमण, आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण है बेटे, वो आपको ज़रूर याद रखने हैं। पहला उदाहरण आ जाता है गोनोरिया, ठीक है ना, बैक्टीरिया से होता है, सिफिलिस बैक्टीरिया से होता है, हर्पीस यहाँ पे ये वायरस हो जाते हैं, जेनेटिक ये जेनिटल हर्पीस यहाँ पे आ जाता है, जेनिटल हर्पीस वर्ड आ जाता है, ये भी वायरस से होता है। यहाँ क्लेमाइडिया आ गया, ट्राइकोमोनाज हो गया, ये प्रोटोजोन से होता है, प्रोटोजोन से होने वाली बीमारी हुआ है, ठीक है ना। लैंगिक मस्से आ गया यहाँ पर, जेनिटल वार्ड्स जो आ जाते हैं, और यकृत शोथ बेटे, हेपेटाइटिस बी जिसे बोला जाता है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि सर्वाधिक चर्चित और घातक एचआईवी एड्स बेटे, यहाँ पर एड्स की बात हो रही है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, यौन संचारित रोग हैं, यहाँ पे यौन संचारित रोग हो जाते हैं। यहाँ पे आगे लिखा है, हम लोग क्योंकि एड्स बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, हमें मालूम भी है कि एचआईवी संक्रमण जो होता है वो कैसा है, सर्वाधिक खतरनाक है। क्यों खतरनाक होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एचआईवी जो होगा वो हमारी हेल्पर टी कोशिकाओं को क्या करेगा, सहायक टी कोशिकाओं को क्या कर देता है, मारता रहता है, उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। कम होते ही संख्या क्या होगा, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो खत्म हो जाता है, और अनेक जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं, शरीर को पकड़ लेते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे खतरनाक आपने पढ़ लिया कि कौन सा हो गया, एचआईवी हो जाता है। अब यहाँ पर इसके बाद आता है कि इसमें कुछ संक्रमण जैसे कि हेपेटाइटिस बी, यकृत शोथ बी, ठीक है ना, एचआईवी के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति से साजे में प्रयोग करने वाली सुइयों द्वारा क्या होते हैं, फैलते हैं। साजे की सुई, ठीक है ना, मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं और एक वो चारों क्या हैं, ड्रग लेते हैं, व्यसन में पड़े हुए हैं, डूबे हुए हैं। तो एक सुई से मैंने लिया, एक सुई से दूसरे ने लिया, एक सुई से तीसरे ने ड्रग लिया, तो मान लेते हैं कि कोई एचआईवी उसमें से है, तो एचआईवी रोग जो होगा बड़ी आसानी से क्या करेगा, वो फैल जाएगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ठीक है ना। यहाँ पे हुआ, यहाँ पर अगर ये तो एक ये हो गया। दूसरा शल क्रिया के औजारों बेटे, शल क्रिया मान लीजिए हुई है, कोई सर्जरी हुई है और वो व्यक्ति एचआईवी था, और वही जो हमने बोला कि औजार लेके हमने किसी और के साथ में शल क्रिया कर दी बिना उनको स्टरलाइज करे हुए, तो क्या होगा, वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा, ठीक है ना। संदूषित रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेटे, संदूषित यानी कि एक हमने बिना टेस्ट करे हुए व्यक्ति का रक्त ले लिया है और उसको क्या कर दिया, वो एचआईवी से ग्रसित था, और वही रक्त लेके हमने क्या कर दिया, दूसरे व्यक्ति को आधान या ट्रांसफ्यूज करवा दिया, तो वो व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। तो ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है। और या फिर आ जाता है क्या, संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में, एक माता जो एचआईवी से ग्रसित है, तो एचआईवी से जो ग्रसित है उसके शिशु पे भी क्या हो जाएगा, ये रोग हो जाता है, ठीक है ना, संचारित हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपको आएगा यहाँ से, ये मैं स्टार लगा रहा हूँ यहाँ से, कि यकृत शोथ यानी कि हेपेटाइटिस बी, जेनिटल पीस आ गया और एचआईवी आ गया संक्रमण, ठीक है ना, इनको छोड़कर बाकी सभी रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, यकृत शोथ है, ठीक है ना, और जननिक परिसर्प और एचआईवी, इनको छोड़ के ऊपर जितने भी आपने पढ़े हुए हैं वो सारे क्या होते हैं, अगर सही समय पे पता चल जाए तो उनका क्या हो सकता है, उपचार हो सकता है, ठीक है, ये आपने बताया। नेक्स्ट आ जाता है कि बशर्ते इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचाना जाए और इनका उचित ढंग से पूरा इलाज किया जाए, ठीक है, वो मैं पहले ही बोला है कि शुरुआत में ही पहचान लिए जाने चाहिए और इनका एक पूरा इलाज किया जाए तो ये ठीक हो सकते हैं। अब इन सभी रोगों के यहाँ पे शुरुआती लक्षण बेटे, ये एक और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आया। शुरुआती लक्षण में देखिए क्या क्या लक्षण हो जाते हैं कि जननिक क्षेत्र गुप्तांग में क्या होती है, खुजली होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, तरल स्राव आना शुरू हो जाता है,
हल्का दर्द रहता है, सूजन आदि हो सकती है, तो यहाँ पर ये हो सकता है। फिर अगला वर्ड देखिएगा कि संक्रमित स्त्रियाँ जो है अलक्षणी हो सकती हैं। होता क्या है कि वो पर यहाँ पर जो स्त्रियाँ होंगी उनके अंदर रोगाणु तो हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी हो, लेकिन वो क्या होती है, उनमें किसी तरह के कोई लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, ऐसा हो सकता है। इसलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट ना होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना, यौन संचारी संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर होना संक्रमित व्यक्ति के समय पर जांच तथा उचित उपचार से क्या करता है, रोकता है। ठीक है ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया है, ठीक है ना, यहाँ पे हो गया तो सामाजिक कलंक यानी समाज के लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना, ये हो जाता है कि डर से, ठीक है ना, वो उचित जांच या उपचार नहीं करवाता है, ठीक है ना, और इसके कारण चलकर क्या होते हैं आगे चल के जटिल जो होते हैं, जटिल जो होते हैं समस्याएं जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आरंभ हो जाती हैं। तो जटिल समस्याओं में ये यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आ गया बेटा। नंबर 1 यहाँ पे आ जाता है श्रोणि शोथज रोग, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है ना, तो ये आपका पहला हो गया यहाँ पर जटिल समस्याओं में। यौन संचारी संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, इसलिए उनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोग के उपचार जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। ठीक है ना, यहाँ पर तो फिर से एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन है बेटे, कुछ इसमें वैसा समझाने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए पहले रोग देख लेते हैं, ये पीआईडी आ गया, दूसरा क्या आ गया, गर्भपात आ गया, तीसरा क्या आ गया, यहाँ पे मृत शिशु हो गया जिसको स्टिल बर्थ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, यहाँ पे स्थानिक सहगर्भता यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है ना, एक्टोपिक या अस्थानिक गर्भता क्या होती है कि आप जानते हैं कि जो गर्भता है वो स्थानिक होनी चाहिए, यानी कि वो कहाँ होती है, कहाँ पे शिशु पलता है, वो पलता है गर्भाशय में। गर्भाशय के अलावा अगर किसी और स्थान पे इसका रोपण हो जाता है, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, अस्थानिक सहगर्भता। ठीक है ना, बंध्यता, यहाँ पे बंध्यता आ जाती है, इनफर्टाइल बोलते हैं, या फिर जनन का क्या हो सकता है, मार्ग का कैंसर हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण हमने बताए जो कि कैसे लक्षण है, जटिल क्या है, जटिल समस्याएं पैदा हो जाती हैं यहाँ पर इसके कारण। ठीक है, यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति असंवेदनशील हैं, लेकिन ठीक है ना, यहाँ पर देखिए सभी लोग जो हैं इस संक्रमण के लिए कैसे असंवेदनशील है, लेकिन यहाँ पर ये एक और क्वेश्चन आ गया कि 15 से 24 वर्ष की आयु के लोग इस घटनाओं में बहुत अधिक क्या होते हैं, संख्या में सम्मिलित होते हैं। ठीक है ना, आयु वह संख्या वर्ग जिसमें आप आते हैं, यानी कि हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, आप आते हैं क्यों, अज्ञानता के कारण। ठीक है ना, ये अज्ञानता के कारण होता है, उन्हें अज्ञानता होती है बारे में, योग, एसटीआई या एसटीडी या यौन संचारित रोगों के बारे में, उनके दुष्प्रभाव के बारे में पता नहीं होता है, उनकी संक्रमण विधि पता नहीं होती है, तो अज्ञानता के कारण ये 5 से, ठीक है ना, यहाँ पे दिया 15 से 24 साल के जो युवक होंगे वो इसके संपर्क में जल्दी आ जाते हैं, तो ये आपको लिया। ठीक है ना, अब इसके बाद बेटे आता है जो अगला, तो कैसे देखें यहाँ पर, भविष्य में नीचे दिए गए साधारण नियमों का पालन करें तो हम एसटीआई से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, यौन संचारित रोगों से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं बेटे आपके। नंबर 1, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें। ठीक है ना, किसी अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए, या एक से अधिक जो होते हैं वो व्यक्तियों से संबंध नहीं बनाने चाहिए, पहला ये हो गया। दूसरा आ जाता है कि मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, तो मैथुन के समय, ठीक है ना, हर मैथुन के समय कंडोम का इस्तेमाल होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। और यदि कोई आशंका है, यदि मन में कोई आशंका हो जाती है तो हमको बहुत ही शुरू में ही हमको तुरंत डॉक्टर से क्या करना, मिलना चाहिए, और रोग का पता चले तो इसका पूरा क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट या इलाज करना चाहिए। तो ये बेटो मैंने आपको बताया यौन संचारित रोगों के बारे में। ठीक है ना, यहाँ पर ये होगा। अब यहाँ पर अगला भाग जो आता है बेटे वो आता है बंध्यता। क्या वर्ड आ गया, बंध्यता। तो बंध्यता को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। क्या शब्द आता है, इनफर्टिलिटी, ये शब्द आता है। अब बंध्यता के बारे में यहाँ पर देखिए किए बिना जनन स्वास्थ्य पे चर्चा अधूरी है, ये तो कुछ वैसा नहीं है। अब भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति क्या हैं, बंधे हैं, इनफर्टाइल है, अर्थात क्या हुआ, उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चे पैदा करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। ठीक है ना, तो ये हुआ बंध्यता की क्या हुई, परिभाषा हुई, क्या हुई कि उन्मुक्त या असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने के पश्चात भी यदि, ठीक है ना, यदि दंपति क्या ना गिर पर बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है तो उस अवस्था को हमने क्या बोल दिया कि ये क्या हो जाती है,
इनफर्टिलिटी या फिर क्या हो जाती है, बंधता हो जाती है, जिसके अनेक कारण हो सकते हैं। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन आ गया, जो कि शारीरिक कारण हो सकते हैं, ठीक है ना, वो जन्मजात हो सकते हैं, वो रोगजन्य हो सकते हैं, वो औषधिक हो सकते हैं, वो प्रतिरक्षात्मक हो सकते हैं, यहाँ तक कि वो क्या हो सकते हैं बेटे, ठीक है ना, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि वह शारीरिक हो सकते हैं, जन्मजात हो सकते हैं, रोगजन्य हो सकते हैं, वो औषधिक हो सकते हैं, वो प्रतिरक्षात्मक हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल भी हो जाते हैं, रखेंगे, ठीक है ना। भारतवर्ष में प्राय दंपत्ति बच्चा ना होने के दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है, होता है समाज में। अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो जो सबसे पहला जो दोष दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, वो स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि इसके लिए पुरुष भी जिम्मेदार होता है। पढ़ेंगे हम लोग आगे यहाँ पर, ठीक है ना। जबकि ऐसा नहीं होता है, ये समस्या पुरुष साथी के साथ भी क्या होती है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ, बंधुता क्लिनिक आदि, ठीक है ना, नैदानिक जांच में सहायक हो सकती हैं, और इनमें से बहुत कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चा पैदा करने में मदद कर सकती हैं, ठीक है ना। तो इसका निदान है, ठीक है ना, अगर इसका निदान सही रूप में हो जाता है तो ऐसा नहीं है, इसका निवारण हो सकता है, ये कहना चाह रही है लाइन यहाँ पे। फिर भी जहाँ ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है तो यहाँ कुछ क्लिनिक द्वारा उनको बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है, और ये तकनीकें क्या कहलाती हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, क्या ART बेटे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, क्या कहलाती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स कहलाती हैं। हिंदी में हमने बोल दिया क्या हो गया, सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी आ गई यहाँ पर, ये आपने बताया। अब यहाँ पर जो सबसे पहला वर्ड आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम क्या है बेटे, पात्रे निषेचन, IVF बेटे। जगह जगह अब पहले तो, हाँ पहले ये समस्याएं इतनी जटिल नहीं होती थी, लेकिन आज के जो समय चल रहा है आप देखेंगे हॉस्पिटल्स के बाहर लिखा रहता है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, वो पात्रे निषेचन है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये हुआ, क्या मतलब हुआ कि शरीर से बाहर, ठीक है ना, शरीर से बाहर क्या हो रहा है यहाँ पे, शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन करना। शरीर के बाहर का मतलब हो रहा है कि लैब में, ठीक है ना, लैब समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, लैब में या प्रयोगशाला में, ठीक है ना, प्रयोगशाला में वैसी ही स्थितियां बनाई जाती हैं जैसे सामान्य होती हैं, ठीक है ना, और उसी स्थिति में क्या होता है, निषेचन होता है, ठीक है ना। फिर आ जाता है भ्रूण विस्तारण, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बेटे, क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है। और ऐसा एक उपाय हो सकता है इस विधि में जिसमें लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी, ये IVF जो होगा यही किसको बता रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं कि वो टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चा पैदा किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, निषेचन जो होता है शरीर से बाहर होता है, लैब में होता है, इस वजह से ही उसको हमने क्या बोल दिया है, कैसा हो गया, टेस्ट ट्यूब बेबी हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे इस नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर नंबर 1 आ जाता है, देखिएगा आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले जो वर्ड आता है बेटे, यहाँ पर वो मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये हुआ, तो ये आ गया, ये शब्द आया अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण, अंतःडिंब, इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, ध्यान से सुनिएगा, इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन, ठीक है ना, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस साल भी उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए। तो अंतःडिंब वाहिनी, ठीक है ना, इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र में क्या होता है, तो पहली बात तो यहाँ पे याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ कि नंबर 1 की यहाँ पर जो स्त्री होती है वो बंधे होती है, लेकिन उसका जो साथी होता है वो सामान्य होता है, ठीक है ना। लेकिन वो जो स्त्री होती है, ठीक है ना, वो जो स्त्री होती है वो क्या करेगी, वो वातावरण दे सकती है किसको बेटे, रोपण के लिए और भ्रूण को विकसित होने के लिए, लेकिन वो खुद क्या नहीं कर सकती है, अंडोत्सर्ग नहीं कर सकती है, इस वजह से वहाँ अंडाणु नहीं होता है। तो यहाँ पे नंबर 1 फीमेल या जो स्त्री होगी वो बंधे होगी, ठीक है ना, वो अंडाणु नहीं उपलब्ध करा सकती, अंडोत्सर्ग नहीं होता है, वजह बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो क्या कर सकती है, वातावरण क्या कर सकती है, दे सकती है, किसके लिए, रोपण के लिए, और किसके लिए, परिवर्धन के लिए, भ्रूण के परिवर्धन के लिए। तो इसमें क्या होगा, हम किसी डोनर से, ठीक है ना, किसी डोनर से या उसके कोई भी करीबी होंगे उससे हम किसको ले सकते हैं बेटे, अंडाणु को ले सकते हैं। अंडाणु को लेने के बाद, और यहाँ पे हमने उसका जो पार्टनर है, जो पार्टनर यानी साथी है वो सामान्य है, उससे शुक्राणु लेते हैं, और लेने के बाद उसको हम स्थानांतरित कर देते हैं किसके अंदर कर देते हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर कर देते हैं। बाकी क्रियाएं जो होती हैं वो सामान्य रूप से होती हैं, बाकी क्रियाएं क्या होंगी, वो सामान्य रूप से होती है। तो ये आपको मैंने बताया अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण, ठीक है ना, याद रखिएगा। एक और इसमें आ जाता बेटे, उसमें हम बोलते हैं कि, ठीक है ना, ये आ गया बेटे, यहाँ पर देखिए स्थानांतरण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर एक शब्द, ये तो वर्ड आ जाता है गिफ्ट बेटे,
ये क्या वर्ड आ जाता है, गिफ्ट आ जाता है। गैमीट वो आ रहा है तो गैमीट में आ गया। लेकिन यहाँ पर जो दिया है इसको दिया हुआ है जिफ्ट बेटा, यहाँ पे शब्द क्या आया हुआ है, जिफ्ट वर्ड आया है। तो देखिए जिफ्ट क्या होगा यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर भी जो फीमेल हो, यहाँ पर भी जो स्त्री होगी वो बंदे होगी। वो कैसी होगी, बंदे होगी। और जब बंदे होगी तो अब हम क्या करेंगे, किसी डोनर से क्या लेंगे, अंडाणु लेंगे। उसका जो पार्टनर है या उसका पति है वो सामान्य है, वहाँ से शुक्राणु लेंगे और उसको प्रयोगशाला में ठीक है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो निषेचन बेटे वो कराएंगे। और जब क्या बनेगा, युग्मनज यानी जाइगोट बनेगा। अब वो जाइगोट क्या करेगा, अब हम उसको लेंगे। अब उसको क्या करेंगे, अगर वो एक कोशिका से 8 कोशिका तक विभाजित हो चुका है तो हम उसको डालते हैं किसमें बेटे, फेलोपियन नलिका में। किसमें डालते हैं, फेलोपियन नलिका में डालते हैं। और जब फेलोपियन नलिका में डाला तो इसका नाम क्या हो गया बेटे, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। क्या वर्ड हो गया, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है ना, यहाँ पर ये आपको मैंने बताया। और यहाँ पे क्योंकि निषेचन शरीर के बाहर हो रहा है, ठीक है ना, तो इस वजह से हम बोलते हैं कैसा होगा, इन विट्रो। कैसा होगा, ये यहाँ पर इन विट्रो होगा। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये इन विट्रो होगा। यहाँ पे कैसा होगा, वो इन विवो होगा बेटे। यहाँ पे कैसा होगा, वो इन विवो होगा। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या है, युग्मक लिए हैं, गैमेट लिए हैं और उनको लेने के बाद स्त्री के हमने फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया। बाकी जो भी क्रियाएं होंगी वो कैसी होंगी, सामान्य रूप से अपने आप होंगी। तो क्योंकि निषेचन शरीर के अंदर हो रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, इन विवो। और शरीर के बाहर हो रहा है तो बेटे कैसा हो जाएगा, वो इन विट्रो। कैसा हो जाएगा, इन विट्रो हो जाएगा। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा यहाँ पर, इन विट्रो या पात्र निषेचन जो आपने हिंदी में पढ़ा था। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जाइगोट है। अगर ये मैंने बोला कि ये क्या करेगा, विभाजित होगा, युग्मनज विभाजित होगा। तो 8 कोशिकाओं तक तो आपने किस में डाल दिया उसको, फेलोपियन नलिका में। तो क्या कहला दिया बेटे, वो जिफ्ट कहला दिया। अगर 8 कोशिका से ज़्यादा हो जाए, 8 कोशिका से ज़्यादा अगर भ्रूण हो जाता है, एम्ब्रियो हो जाता है, तो हम उसको सीधे गर्भाशय में डाल सकते हैं। और जब गर्भाशय में डालते हैं तो हम इसे क्या नाम देते हैं बेटे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। IUT के नाम से इसे हम जानते हैं, IUT के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको मैंने गिफ्ट और जिफ्ट दोनों बताए। ठीक है ना, तो मैं दोबारा लाइन पढ़ लेता हूँ बेटे यहाँ पर कि ये आ गया जीवन निषेचन यानी कि इन विवो। कैसा आ गया, इन विवो, यहाँ वाला, इस वाले केस में जहाँ पे युग्मक को हमने किस में डाला था, फेलोपियन नलिका में डाला था। ठीक है ना, ये विनो स्त्री के भीतर ही युग्मकों का क्या होता है, संलयन या फ्यूजन होता है। से बनने वाले भ्रूण को भी विस्तारण करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे मामले जहाँ पे स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। दोनों ही हमने जो पढ़े हैं उनमें दोनों में ही स्त्रियां कैसी हैं, बंदे होती हैं और वो अंडाणु को उत्पन्न नहीं कर पाती है। तो ये हो गया। लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं, ये इसके लिए यहाँ पर आपने बताया। मैंने पहले ही बोला अंडाणु नहीं कर सकती है, लेकिन वो एक वातावरण क्या कर सकती है, उपलब्ध करा सकती है। यानी उसकी एंडोमेट्रियम और बाकी भाग कैसे हैं, वो सामान्य है। ठीक है ना, तो ये आपको NCERT ने यहाँ पे बताया। इसके लिए उन्हें एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है। इसमें दाता से अंडाणु लेकर, दाता यानी डोनर से अंडाणु लेते हैं, जो मैंने आपसे पहले बताया था, उन स्त्रियों की फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटे, ये लिखा हुआ है बेटे, जिफ्ट। जी, ये आ गया GIFT, ये आ गया जिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको मैंने यहाँ पे बताया। नेक्स्ट जो आता है वो यहाँ पे आएगा कि कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, ICSI। ठीक है ना, यहाँ पे IC इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये हिंदी अंग्रेजी में हो जाता है ICSI, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। इसमें क्या होता है कि शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्त्री है वो सामान्य है, लेकिन पुरुष जो है उसका साथी जो है वो कैसा होगा, बंदे होता है। ठीक है ना, उसमें शुक्राणु की कमी हो सकती है। ठीक है ना, शुक्राणु की कमी, लेकिन शुक्राणु तो है। तो शुक्राणु को ले लेते हैं और लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसको सीधा क्या करते हैं, अंडाणु में क्या कर देते हैं, उसको प्रवेश करा देते हैं। ये भी कैसा होगा, इन विट्रो। कैसा होगा बच्चों, इन विट्रो होगा, क्योंकि शरीर के बाहर निषेचन करा रहे हैं तो इन विट्रो होता है। ठीक है ना, बंध्यता के ऐसे मामले जिसमें पुरुष साथी स्त्री का वीर सेचन कर सकने के योग नहीं है। वीर सेचन इंसेमिनेशन, एक शब्द आता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ठीक है ना, यहाँ पे अगर सेशन में स्तंभन नहीं हो रहा है तो किसी भी हाल में वो सहवास नहीं कर पाएगा। जब सहवास ही नहीं कर पाएगा तो वीर सेचित नहीं कर सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर, और या फिर उन्होंने बोला है कि यहाँ पर क्या हो जाए बेटे, क्या हो जाए,
कि स्खलित वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत कम हो। आपको मालूम है शुक्राणु की संख्या 20 से 300 मिलियन होनी चाहिए एक स्खलित भाग में, लेकिन अगर ये बहुत कम हो जाती है तो उस अवस्था में भी क्या नहीं हो पाएगा, वहाँ पे निषेचन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इस दोष के निवारण के लिए एनसीईआरटी ने क्या बोला है, कृत्रिम वीर्य सेचन। क्या बढ़ा जाता है, कृत्रिम वीर्य सेचन, AI बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसका नाम क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। अब तकनीक से किया जाता है, इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप से स्त्री के योनि या अथवा उसके गर्भाशय वेश में प्रविष्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने दाता से क्या लिया, शुक्राणु लिया, ठीक है ना। दाता से क्या लिया, शुक्राणु लिया, या वो पति भी हो सकता है वहाँ पर, अगर उसमें शुक्राणु है, कुछ संख्या है तो उससे ले सकते हैं। और लेने के बाद उसको सीधा हम स्त्री के योनि या गर्भाशय में डाल देते हैं, ठीक है ना। अगर गर्भाशय में डाल दिया है तो इसको क्या नाम दिया है, गर्भाशय वीर सेचन, ठीक है ना। यहाँ गर्भाशय वीर सेचन के नाम से जाना जाता है, या IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट भाग हुआ बेटे, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट भाग हुआ। इन दोनों में ही भाग में जो पुरुष है, ठीक है ना, जो पुरुष चाहती है वो कैसा होगा, बंद होगा, ये याद रखिएगा। और गिफ्ट में वहाँ पे जो फीमेल होगी, स्त्री होगी, वो कैसी होगी, बंद होगी, ये याद रखना है आपको, ये हो जाता है, ठीक है। तो इसको बेटे आपने बोला है, तो ये आपका आज से 2 साल पहले का नीट का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो अब आ जाता है यहाँ पर बेटे कि इसको देखते हैं हम लोग क्या हुआ। ये सब कंप्लीट हो गया, ये लास्ट पैराग्राफ है, खाली पढ़ के बताना है, इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं क्या है। यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु इन सभी तकनीकों में विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा एवं क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धता पूर्ण संचालन हैंडलिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत कैसी होती है, महंगी होती है, ये बहुत महंगी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत महंगी होती है। और जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने कराया हुआ है, IVF कराया हुआ है, 8 से 10 लाख रुपया क्या होता है, लग जाता है बच्चों वहाँ पे पूरी प्रक्रिया में, तो बहुत महंगी होती है। दूसरा यहाँ पे क्या है, इसलिए पूरे देश में फिलहाल ये सुविधाएं कुछ शहरों में ही उपलब्ध हैं, केवल जो बड़े शहर हैं उनमें ही IVF की क्या है, सुविधा उपलब्ध है, हर जगह नहीं है, गाँव देहातों में तो बिल्कुल नहीं है, कोई जानता भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे स्पष्ट है कि इनके लाभ कुछ सीमित लोगों को ही क्या हो सकते हैं, क्योंकि इस पूरी जगह नहीं उपस्थित है, इस वजह से एक बहुत छोटा सा भाग है जो इनका उपयोग कर सकता है, जो इनके बारे में जानता है या जो इनका खर्चा उठा सकता है, ठीक है, ये इसमें कहना चाहते हैं। इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक, सामाजिक घटक भी काफ़ी निर्धारक होते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। भावनात्मक भावनाएं जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, धार्मिक, सामाजिक घटक काफ़ी क्या होते हैं, निर्धारक होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य संतान की प्राप्ति है। जो भी आप करा रहे हैं, वो गिफ्ट करा रहे हैं या फिर ICSI करवा रहे हैं या AI करवा रहे हैं, तो उसका एकमात्र जो उद्देश्य है वो क्या है, संतान प्राप्त करना, ठीक है ना, यही कहना चाह रहा है यहाँ पे। और भारतवर्ष में अनेक अनाथ दीनहीन बच्चे हैं जिनकी देखभाल नहीं की गई तो वे जीवित नहीं रहेंगे। भारत में बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, ठीक है ना, जिनका कोई आगे नहीं पीछे नहीं है, और अगर उनकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं की गई तो वो क्या हो सकते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, ये NCERT कह रही है। हमारे देश का कानून शिशु को कानूनन गोद देने की इजाज़त देता है, और हम यहाँ पर देखिए, अगर हम अनाथ बच्चों को, मान लीजिए कि बच्चे नहीं हुए, बच्चे की चाहत है, तो हम एक अनाथ बच्चे को गोद लेके एक अच्छे नागरिक को क्या कर सकते हैं, देश के लिए हम बना सकते हैं, उसको दे सकते हैं, बजाय इसके कि वो अनाथ बच्चे का जीवन क्या कर जाए, हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। तो ये यहाँ पे कहना चाहते हैं। और जो दंपति बच्चे के इच्छुक है उनके लिए संतान प्राप्ति का ये सर्वोत्तम उपाय है, ठीक है ना। जो जिन दंपतियों के बच्चे नहीं हुए या नहीं हो रहे हैं, तो वो एडाप्टेशन जिसे बोलते हैं ना, क्या अनाथ बच्चे को क्या कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं। दोनों के फायदे हैं, उन्हें पुत्र या पुत्री मिल जाती है, या ठीक है ना, और बच्चे को क्या मिल जाते हैं, माँ बाप मिल जाते हैं, जिससे उसका लालन पालन क्या होता है, वो अच्छा हो जाता है, और वो देश का एक सरश्रेष्ठ नागरिक बन सकता है। तो ये बच्चों, मैंने आपको सारा चैप्टर अपनी भाषा में मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश करी, और ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है, ये पाठ यहीं ख़त्म होता है, और अगले पाठ के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।